Good morning to all of you. On the occasion of Bhagat Singh Jayanti, a tribute to the brave warrior and revolutionary freedom fighter is being paid by Dr. Biswarup Roy Chaudhary in the form of the release of the book, When Cure is Crime. And to launch the book, I would request Dr. Biswarup Roy Chaudhary, author of the book, to please come on the stage. I would also request Dr. Om Prakash Gupta, Pro Vice Chancellor, Sridhar University, to please come up on the stage. Acharya Manish, Chairman, HIMS Group of Hospital, to please come up on the stage. Advocate Ashwini Upadhyay ji, to please come up on the stage. Ashutosh Mittal ji and Shri Santosh Kumar Rai, DM Delhi, to please come up on the stage and launch the book. Please, sir. और साथ में डॉक्टर नमिता जिनका कंट्रीब्यूशन रहा बुक में, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. एंड डॉक्टर अभिषेक वो भी स्टेज पे आ जाएं. और विदिका बत्रा जो ओनर ऑफ हिम्स प्रीमियर, आप भी स्टेज पे रहें. एंड हमारे टीम के रचना, आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. एंड कल्पना, प्लीज़ बी ऑन द स्टेज इन द रिलीज ऑफ द बुक. Thank you so much. Now I would request Shri Om Prakash Gupta, Vice Chancellor, Sridhar University, to please speak a few words. Please, sir. Thank you, madam. Respected Dr. Biswarup Roy Chaudhary ji, respected Acharya Manish ji, and dedicated and hard-working team of both of them, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रेस रिलीज के लिए. आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में. जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म हुआ था. एक और महान विभूति जो भारत के, उनका जन्म भी आज ही हुआ था, वो थी भारत रत्न सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी. तो बहुत जोरदार तो तालियों के साथ उनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं. थैंक यू. मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, प्रो वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी, सर की टीम के साथ अक्टूबर 2021 से जुड़ा. तब सर ने एक ग्रेट सिस्टम पे एक अपना रिसर्च किया था, ग्रेट ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, जिसके द्वारा किडनी की जो क्रोनिक डिजीज थी उनका इन्होंने समाधान किया, बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांटेशन और बिना किसी ऑपरेशन के. उसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी की टीम और भारत की सबसे पुरानी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, इनकी टीम ने इनके रिसर्च पे रिव्यू किया, सारा देखा और रिजल्ट्स बड़े सेटिस्फैक्टरी, बड़े इम्प्रेसिव थे. उनके 100 पेशेंट्स पे इन्होंने लगभग 100 दिनों तक काम किया और उन रिजल्ट सबके सामने रखे. और रिजल्ट बहुत ही मज़ेदार थे, मस्त थे, लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले थे, बिना किसी चीर फाड़, बिना ऑपरेशन और बहुत सस्ते इलाज में. तो हॉट इमर्शन वाटर थेरेपी पर सर कर रहे हैं और डाइट से कर रहे हैं. उन सबसे प्रेरित होकर हमारी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर साहब को एक ऑनररी PhD डिग्री अवार्ड की भी अप्रैल 2023 में. दोस्तों, श्रीधर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा इस समय. श्रीधर यूनिवर्सिटी स्टेट कैपिटल और नेशनल कैपिटल दोनों से लगभग 3.5 घंटे की ड्राइव पे यहाँ से, राजस्थान के शेखावटी रीजन में पिलानी में, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है. इसमें अभी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड वोकेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं.
इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च अप टू PhD ये कोर्स करवाए जा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी टाइम निकाल के आइए और कैंपस का विजिट कीजिए। तो आप सबकी शुभकामनाओं के साथ मिस डॉक्टर बिसरू राय जी और मनीष आचार्य जी और उनकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे बच्चे अच्छा काम करते रहें भविष्य में, और देश समाज हित में काम करें। जो आज ड्रग माफिया पनपा हुआ है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे जो अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति थी सनातन धर्म की, उसको आगे बढ़ाया जाए। उन शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। Thank you so much. Now I would request Dr. Biswarup Roy Chaudhary, the author of the book, to please take it further from here. Dr. Biswarup Roy Chaudhary, please. थैंक यू। आप सबका स्वागत है। और कल तक जो कम्युनिकेशन हो रही थी, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अच्छा, कल तक जो कम्युनिकेशन मेरी और आपकी हो रही थी, तो ये कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में था। फिर अचानक आप सबको कल शाम को इनविटेशन एक और गया कि वहाँ नहीं, वो तो यहाँ पे है। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ? कल दोपहर को फ़ोन आया मेरे पास, हमारे ऑफिस में फ़ोन आया, जितेंद्र सिंह, सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, कि ये किताब यहाँ रिलीज़ नहीं हो सकती, ये ऑब्जेक्शनेबल है, हम रिलीज़ नहीं करने देंगे। तो हमारे ऑफिस से बोला, आप ये तो हमारे नाम पे बुक्ड है, हमने खाने का भी पैसा दे दिया सारा, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो खैर उन्होंने बोला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये किताब का लॉन्चिंग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, या जो हमें इजाज़त नहीं है, हमें ऊपर से कहीं से मैसेज आया है। तो ऊपर से कहाँ से मैसेज आया है, ये सोचने की बात है। ये बात आप पता कर सकते हैं, बिकॉज पत्रकार आप हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत की प्रॉपर्टी है। उस पर हक आपका, मेरा, सभी का है। ये 1958 में बनाया गया था और उसका बेसिक मकसद था या है कि बोलने की आज़ादी। लेकिन जो अभी पिछले 24 घंटे में हुआ, उसका पड़ताल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, बिकॉज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वो प्रेस के लिए है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है कि जो बात कोई कहीं नहीं बोल सकता, वो बात बोलने की जगह, जहाँ पे साल का जो टोटल कलेक्शन आता है वो है 90 करोड़, और उस जगह पे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो देश अभी आज़ाद है क्या? आज शहीद भगत सिंह जयंती है। शहीद भगत सिंह जिनको अंग्रेज़ों ने सूली पे लटकाया, इसे मैं करेक्ट करता हूँ, जिनको भारतीयों ने सूली पे लटकाया, इसको प्रिसाइज कर देता हूँ, जिनको उन भारतीयों ने सूली पे लटकाया जिनको जो भगत सिंह के बहुत करीब थे। कुछ नाम उनके जैसे फर्निंद नाथ बोस, जिन्होंने ऐसा किया, उसके बदले में उनको 20 करोड़, उनको 50 एकड़ ज़मीन मिले। जय गोपाल, उन्होंने भी ऐसा किया, जाके कोर्ट में जाके बयान दिया भगत सिंह के खिलाफ, जिसकी वजह से सजा हुई। मनमोहन बनर्जी जो उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने भी बयान दिया। हंसराज वोरा जो बहुत करीबी थे, उन्होंने भी कोर्ट में जाके बयान दिया, तब जाके वो फांसी का फैसला आया। जो जेलर था पीडी चोपड़ा, वो भी अंग्रेजी नाम तो नहीं है पीडी चोपड़ा, वो तो कोई भारतीय होगा। जो जल्लाद था वो भी भारतीय था, तो सारे तो भारतीय थे। तो हम क्यों बोलते हैं कि अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया? तो देश के अंदर जब तक गद्दार रहेंगे, देश आज़ाद कैसे रहेगा? 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। अपने आसपास देखिए, नॉट एज ए पत्रकार, अपने आसपास देखिए एज ए इंडिविजुअल। आप सोच के देखिए कि जो दिनचर्या है आपकी, उस दिनचर्या का एक पार्ट दवाई भी है, मेडिसिन भी है। हम ये भूल गए कि बिना दवाई के भी कोई जिंदा रह सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर जिंदा हैं तो दवाइयों के साथ है। कोई डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है। अभी प्रो वाइस चांसलर जी ने बताया कि जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ था उसमें 75% क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स जो डायलिसिस पे ऑलरेडी थे, उनकी डायलिसिस छूट गई, लेकिन 25% ऐसे भी हैं जो छूटी नहीं, जिनको हम लाभ नहीं पहुंचा पाए। लेकिन याद रखिए कि आज से पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज में जो रिवर्सल है वो 0% है। 0%, उसको हम 75% तक ले आए। भारतीय पद्धति जिसे हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। जो लोग ऑनलाइन अभी जुड़े हैं उनको ये बुक अगर चाहिए तो ये बुक के लिए ये biswarup.com/curecrime में जाएंगे तो ये बुक अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट नाउ, अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस बुक के साथ एक पेन भी है, आप देख रहे हैं।
ये सर्केडियन पेन है। ये पेन आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या ये तो फिजिकली मुझे भेजना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये पेन, ये किताब कुरियर से भेजूं, तो इस 1 घंटे में जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, नाम, पिन कोड, फ़ोन नंबर तो व्हाट्सएप से आ ही जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप से आप भेज रहे हैं। अगर आप भेजते हैं तो मैं इसको आपको कुरियर से भेजूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इस किताब को जब देखेंगे तो इस किताब में कहानियां हैं उन पेशेंट्स की जो पेशेंट एक टाइम पे डायलिसिस पे निर्भर थे और अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। डायलिसिस उनकी बंद हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई, सिम्टम चले गए, उनके रिपोर्ट भी अच्छे हो गए। तो ऐसे पेशेंट्स के QR कोड्स हैं जिसके थ्रू आप वीडियो से उन तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू उनके मेडिकल रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, कौन सी हॉस्पिटल से पहले इलाज चलता था वो सब जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस किताब में हैं। वो सारे एविडेंसेस जिसे एविडेंस बोलती है कन्वेंशनल दुनिया, वो इसमें है। जैसे DTPA स्कैन, पहले उनका क्या था किडनी का, अभी क्या था, वो सब भी इसमें है। जिन चीज़ों को मॉडर्न मेडिसिन मानती है, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन फॉरेन मेडिसिन मानती है, वो भी है, और जिन चीज़ों को हम मानते हैं सिम्टमेटिकली पेशेंट का ठीक होना, वो भी इसमें है। यानी कि अगर आप उनमें से हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो हर दूसरे दिन डायलिसिस पे जाते हैं, तो याद रखिए आप गुलाम हैं, डायलिसिस के गुलाम हैं, इंसुलिन के गुलाम हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गुलाम हैं, कुछ कुछ दिनों बाद कीमोथेरेपी करने जाना पड़ता है, तो गुलाम ही हैं। हमें ये बता दिया गया कि इससे छुटकारा नहीं है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो वो एक नैरेटिव है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस बात के सबूत हमने इस किताब में डाल दिया है, व्हेन क्योर इज क्राइम। ये जब क्योर करना, वो भी भारतीय पद्धति से, ग्रैड सिस्टम से। ग्रैड सिस्टम क्या है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर ये जो आप ये पन्ना देख रहे हैं, बस इतना ही है क्योर। 3 ही स्टेप है अधिकतर बीमारियों को ठीक करने का, 3 ही स्टेप, और वो इतना सामान्य स्टेप है, पहले तो आपको विश्वास ही नहीं होगा ऐसे कोई ठीक हो सकता। और इंटरेस्टिंग बात यह कि सारा कुछ ये घर पे कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी पैसे लगाए। पहला स्टेप आप देखिए, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी को अपना टूल बनाना, अपना हथियार बनाना, अपनी दवाई बनाना। हम पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल के चेयरमैन यहाँ पे आचार्य मनीष जी बैठे हैं, राइट। हमने जब इसको बनाया था हिम्स हॉस्पिटल को 2 साल पहले, तो ये ग्रैड सिस्टम से शुरू किया था, हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें पेशेंट को 40 डिग्री से टेम्परेचर पे यहाँ तक पानी में 2 घंटे बैठना है। इससे आपका जो स्किन है दैट बिकम्स अ थर्ड किडनी, तीसरा किडनी की तरह वो काम करने लगती है। इसका जो साइंस है वो तो किताब में आपको मिल जाएगा। दूसरा, हेड डाउन टिल्ट आप देख रहे हैं, ये इस पोस्चर में, यानी कि यहाँ 3 ईंटें लगा दिया और इस पोस्चर में जब बैठेंगे तो ब्लड यहाँ से ट्रेवल करेगा, किडनी में जाएगा और किडनी धीरे धीरे रिवाइव होगी। 2 घंटे रोज, पहले दिन से आपको इसका फर्क दिखेगा। तीसरा, DIP डाइट जो है वो वैसे भी पॉपुलर है, वो आप बुक में भी है, आपको पता ही होगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कोई भी किडनी डिजीज पेशेंट जब ये तीनों स्टेप करता है तो उसकी किडनी ठीक होने लगती है। इतनी सिंपल बात है, उसकी किडनी ठीक होने लगती है। क्या ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं? आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे पेशेंट से। देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 23 जुलाई का फोटो है, इसी ऑडिटोरियम का। आप देख भी रहे हैं, यही ऑडिटोरियम है। 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती वाले दिन ये सारे पेशेंट्स, ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, इंसुलिन पे थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे थे, कीमोथेरेपी उनकी चलती थी। अब वो इन सबसे फ्री हो चुके हैं। फ्रीडम फाइटर, मैं बोलता हूं कि फ्रीडम फाइटर। इन्होंने जंग लड़ी और जंग जीता। पूरे देश से आए और आके इसी ऑडिटोरियम में यहीं पे 23 जुलाई को इन्होंने अपने अपने रिपोर्ट दिखाए कि हम ठीक हुए हैं, हम ठीक हो सकते हैं। अधिकतर लोग अपने घर पे ये करके ठीक हुए हैं। इस बार हमने उन सारे पेशेंट्स को बोला, ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं, उनमें से कुछ पेशेंट को बोला कि आप घर से ही हमसे जुड़िए, और इनमें से कुछ पेशेंट आपको दिखाएंगे घर पे वो कैसे ठीक हुए। उनके रिपोर्ट्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको अगर इन पेशेंट के रिपोर्ट देखने हैं तो ये जो लिंक है bishrup.com/curecrime, इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जो पेशेंट मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ उन सारे पेशेंट्स के सारे रिपोर्ट्स हैं, जितने रिपोर्ट धरती पे कोई कर सकता है, तो वो सारे रिपोर्ट वो देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे मेरे पास हैं तो उनके लिए फिजिकली मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पे दिखेगा, इधर भी दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है, जो आप यहाँ पे 3 डब्बा देख रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आप किडनी पेशेंट बने कैसे, कैंसर हुआ कैसे, हार्ट अटैक हुआ क्यों। इसका जवाब ये डब्बे के अंदर है। शायद इस डब्बे से वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया डर गई थी कि वो राज खुल जाएगा, वो पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो चाहते नहीं थे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह से हो। उन्होंने तो अपना जोर लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो पाए, लेकिन
आप लोगों ने साथ दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आप आए, साथ में हमारे एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं। PIL मैन के नाम से आप सब जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक के इंटरेस्ट का हो तो उसमें आप भागीदारी लेते हैं, उसमें आप मदद करते हैं। तो उस मदद, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है जो हमें रोकता है ये बताने से कि आप क्योर हो सकते हैं, क्या उसके खिलाफ हम कुछ कर सकते हैं, सारे सबूत हम पेश करेंगे सर। और एट द एंड सबूतों को देख के फिर आप बताइएगा क्या ये कानून जो अंग्रेज़ों ने थोपा है वो बदल सकता है। याद रखिए 1947 तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज हम गुलाम हैं अंग्रेजी दवाई के, राइट, अंग्रेजी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, जिसमें जो पूरा हेल्थ बजट है हमारा उसका 2% आयुष सिस्टम को मिलता है, 98% फॉरेन सिस्टम को मिलता है, 98%, राइट। जबकि उससे इंसान ठीक होते हैं क्या? क्या कोई क्रोनिक किडनी डिजीज से ठीक हुआ है क्या? डायबिटीज़ से कोई ठीक हुआ है क्या? ब्लड प्रेशर भी किसी का कम हुआ है? नॉर्मली दवाई लेते रहते हैं, बीमारी बढ़ती रहती है। तो खैर, अब बारी है उन पेशेंट से एक एक करके मिलने की। द फर्स्ट पेशेंट, इफ द पेशेंट इज देयर, प्लीज कनेक्ट विद द फर्स्ट पेशेंट। और स्क्रीन पे भी। Good morning, sir. It's Amrit Madika here. यस, हुबली से हूँ, कर्नाटक से हूँ। मुझे बीपी हाई होके CKD का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने डेरा बसे चंडीगढ़ में हिम्स के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो वहां से अभी तक मैं विदाउट डायलिसिस पे हूँ और मेरा क्रिएटिन 1.14 था पहला, अब 1.93 आ गया है और यूरिन मेरा ठीक हो गया है। और मैं डेली हॉट वाटर टब में बैठता हूँ 1 घंटा, तो उससे मुझे बहुत बड़ी रिलीफ मिली है और मैं अभी काम कर सकता हूँ। पहले डायलिसिस पे था, अब जब था तब मुझे बहुत वीकनेस लगता था, अब नहीं है। तो मेरा टब में दिखाता हूँ जो मैं डेली बैठता हूँ, ये है मेरा टब, मैं इसमें ही बैठता हूँ। थैंक यू। ग्रेट। तो इन पेशेंट का थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अमृत मदिकर, इनके रिपोर्ट समरी आगे आप देख रहे हैं, समरी यहाँ देख रहे हैं। और अगर आपको पूरा रिपोर्ट देखना है तो विश्वरूप.com/curecrime में पूरा रिपोर्ट अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोर्टिस हॉस्पिटल बैंगलोर में पहले थे, उसके बाद SDM हॉस्पिटल धारवाड़ में एडमिट हुए जहाँ पे उनका डायलिसिस हुआ। ये नाम बता रहा हूँ हॉस्पिटल के इसलिए ताकि आपको ये लगे कि भाई ये आप इसको वेरीफाइबल है, वेरीफाई कर सकते हैं। 2 डायलिसिस हफ्ते में होता था पहले। जब ये हमसे मिले जून 2023 में, इस जून में, तब से लेकर अभी तक कोई डायलिसिस नहीं हुआ। पहले इनका क्रेटिनाइन 14.9 था, अब इनका क्रेटिनाइन 1.9 है, 1.9 14 से। ये इंटरेस्टिंग बात है, राइट। तो ग्रैड थेरेपी ये 100% करते हैं और अपना हॉट वाटर इमर्शन घर पे दिखाया। जानबूझ के इस बार हमने पेशेंट को बोला कि आप घर पे रहिए ताकि आप देखें कि हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में जुगाड़ करने की ज़रूरत है, जो आपने अभी देखा, राइट। तो अमृत अपना टाइम निकाल के छुट्टी करके आप सबसे, राइट, और ये वार्तालाप करने बैंगलोर से कनेक्ट हुए हैं। तो थैंक यू अमृत फॉर योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू। तो ये पहले पेशेंट थे। किसी भी पैमाने में अगर ले लें तो चाहे वो DTPA स्कैन के पैमाने में लें, चाहे सिम्टोमेटिकली बोलें, ही इज क्योर्ड। द नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करना है यहाँ पे। ओके, लक्ष्मी गुर्जर, आप प्लीज बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। फोन थोड़ा पास में रखिए, ऊपर कर लीजिए फोन थोड़ा।
अप्रैल 2022 को मेरा स्टेज हो गया था, के चलते मैं और ब्लड यूरिया बढ़ के आया था। जयपुर चले गए थे सर अपने भूपति हॉस्पिटल में, और उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल गए, और फिर हमारे को हिम्स के बारे में पता चला, अपने रिलेटिव मेरे ब्रदर है उनसे। ठीक है उसके बाद मैंने अपना चेकअप करवाया तो पता चला कि क्रेटिनिन जो है 21% था, और ब्लड यूरिया 268 निकला, और ब्लड बहुत कम हो गया था, 4.5 हो गया था। फिर हिम्स आए थे 1 जून को। उसी समय से लास्ट वही 31 मई को लास्ट डायलिसिस हुआ है। उसके बाद से कोई डायलिसिस नहीं है, और डाइट फॉलो कर रहे हैं लगभग 60%, और थेरेपी लेते हैं, हॉट वाटर लेते हैं पर डे, और हेड डाउन। तो अभी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल। या ग्रेट। इनके लक्ष्मी गुर्जर हैं जो आप देख रहे हैं, और ये महाराणा भूपति हॉस्पिटल उदयपुर में पहले थे, फिर आरआर आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में शिफ्ट हुए थे हमारे हिम्स डेराबस्सी में आने से पहले। 1.5 साल से डायलिसिस फ्री हैं। पहले 2022 1 मई तक हफ्ते में 3 डायलिसिस चलता था, और 1.5 साल से एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल वन। इनका क्रेटिनिन उस वक्त 21.3 था जब डायलिसिस चलता था, आज क्रेटिनिन इनका 4.6 है। ये रिपोर्ट अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। 100% ग्रैड थेरेपी करते हैं। डाइट जो DIP डाइट है वो 60% ही करते हैं। पहले बहुत सारी दवाई चल रही थी, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अभी सिर्फ एक BP की दवाई चलती है। पहले जो सिम्टम थे वो स्वेलिंग थे, पैरों में इंडाइजेशन था, वॉमिटिंग था, एंजाइटी था, इचिंग था। आज इनके सिम्टम्स डिस्कम्फर्ट एक भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये सामने बैठी हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और ये नाम मैं हॉस्पिटल के इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इट इज़ वेरीफाइबल। सारे इनके रिकॉर्ड्स हमारे वेबसाइट पे हैं, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। लक्ष्मी जी, आप हमसे जुड़ी, लोगों को मोटिवेट किया, ये सारे मीडिया के हैं हमारे मित्र, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से, आपकी मदद से बाकी और क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को लगेगा, उनको एहसास होगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी कि घर पे इंसान ठीक हो सकता है। बाथटब है आपके पास आसपास? इज इट नाउ नियर बाय? ग्रेट टब एक बार दिखा दें। हाँ जी, ओके ग्रेट। तो और हेड डाउन टिल्ट करते हैं? अगर तो करते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। सर वो आपने जो बताया था वही हमने चारपाई वाला सिस्टम कर रखा है, बट छत के ऊपर कर रखा है। ओके, चारपाई को रोज ऊपर कर लेते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत ही बढ़िया है। आपको देख के और वीडियो में देख के पीपल विल बी मोर मोटिवेटिंग। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपके आने के लिए धन्यवाद। अच्छा, अगला जो है वो कृष्ण लाल सेठी जी के बेटे हैं यहाँ पे, है ना, ऑनलाइन, और कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। सर आप बताएं। हाँ जी, हेलो। यस, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर BRC सर। हाँ, मैं आगे आ जाता हूँ, ये कैमरे में आता हूँ। लेट मी कम ऑन द कैमरा। यस, हाँ यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओ सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं अपने फादर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। यस यस कृष्णलाल सेठी। यस, ही इज सिटिंग विद मी नमस्कार। एंड ही इज वेरी क्वाइट वेल आफ्टर योर ट्रीटमेंट ऑफ हिम्स। ग्रेट, नमस्कार। डॉक्टर BRC है डैडी। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब ये इनकी डायलिसिस रुक गई है जी अब। लास्ट 6 मंथ से डायलिसिस नहीं हो रहा जी इनका। हिम्स डेराबस्सी से ट्रीटमेंट लेके। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ जी आप सबका, पूरी टीम का, कि आपकी वजह से मेरे फादर की और भी कई डिजीज कभी ठीक हुई हैं जी। जैसे हार्ट की इनको प्रॉब्लम रहती थी जी, हार्ट पेशेंट थे, घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो हॉट वाटर इमर्शन देने से जी इनको काफी रिलीफ है जी उससे ना। मैं ये बात वहाँ भी बता चुका हूँ, 23 को आया था जी मैं, जुलाई को, वहाँ पर जो दिल्ली में सेमिनार था आपका। मैं मिला था आपसे, डॉक्टर मुनीश से भी आपसे। तो पापा ने स्टेज पे
सारी बात बताई थी जी, खुद भी इन्होंने बताया था जी ये। हाँ, डॉक्टर पुष्पा भी आए हैं जी, मेरे साथ बैठे हैं, मुझे असिस्ट कर रहे हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार एंड नमस्कार। द पेशेंट इज वेरी वेल, बहुत खुश है वो आपकी ट्रीटमेंट से। थैंक यू। अभी हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो वो दिखा सकते हैं कहाँ पे करते हैं, वो है आसपास? और डायलिसिस तो मेरा बिल्कुल ही रुक गया है, बिल्कुल ही रुक गया है। यस, भी ठीक है जी, से भी ठीक है और इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी पहले से बेटर है। ग्रेट। हॉट वाटर का टब यहाँ पे है आसपास? हाँ, आप हॉट वाटर आप तब दिखा दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, वो मैं लेके जाता हूँ जी। हाँ, एक बार दिखा दीजिए। हमारे पास सारे हमारे प्रेस के मित्र हैं, मीडिया के, और ये बहुत मोटिवेशन होगा ये देख के कि घर को ही हमने हॉस्पिटल बना लिया और घर पे ही इंसान ठीक हो सकता है। अभी स्टैंडिंग्स में खड़ा है जी, हो जाता है जी अपना ये। हाँ जी अच्छा, आपका कैमरा ऑफ हो गया है, कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑफ है आपका, मिक्स करके। हाँ जी, कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन करना है। इसमें देता हूँ जी मैं इनको, फादर को। हाँ, कैमरा ऑफ है आपका, कैमरा ऑन कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। हाँ जी, मैं इसका कैमरे को करता हूँ जी, मुझे करना नहीं आ रहा है जूम। हाँ, आप ठीक है तो इसी को दूसरी तरफ कर दीजिए। हाँ, अब तो दिखाई दे रहे हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ करना पड़ेगा इसको। हाँ, कैमरे को घुमा दीजिए, कैमरे को घुमा दीजिए सीधे। हाँ, कैमरे को घुमा दीजिए। हाँ जी यस, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, आपने हाँ, ये हॉट वाटर टैप है जी इनका, ये गर्म पानी का टैप है जी, एक ठंडे पानी का। तो इसको अभी स्टैंडिंग में खड़ा किया जी, स्पेस का मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस की वजह से। तो मैं सुबह ये सेटअप लगा देता हूँ जी फादर के लिए। तो इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे बैठते हैं जी वो, और काफी उनको आराम है जी इससे। ग्रेट, ही इज वेरी बेटर नाउ ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर इमर्शन। ग्रेट, बहुत ही खुशी हुई। हाँ जी, थैंक यू। आपके ओके सर, ओके, थैंक यू। ये थे कृष्णलाल सेठी जी जो आपने देखा, और सरस्वती मिशन हॉस्पिटल से इनको शिफ्ट किया गया बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में पहले, और इनको डायलिसिस पे थे, और अब डायलिसिस मुक्त हो गए हैं, और डायलिसिस मुक्त हुए भी 6 महीने हो गए हैं। और आपने देखा इनकी हार्ट की दिक्कत भी, जो कि साइड बेनिफिट के रूप में है, वो भी चली गई है। खूब सारी दवाइयाँ आप लेते थे, लेकिन अभी सिर्फ एक दवाई लेते हैं, दैट इज़ मिनी प्रेस ब्लड प्रेशर की, बाकी सब बंद हो चुकी हैं। तो ये हमारे पेशेंट। और अगले पेशेंट पे हम आते हैं। संजीत कुंडू के बेटे हैं। संजीत कुंडू जी, बताइए थोड़ा। My father name is संजीत कुंडू, my name is अर्जुन कुंडू। मेरे फादर लगभग 2 साल से सिगरेट का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हिम्स प्रीमियम में बारे में पता चला, इसलिए मैंने 1 अप्रैल को हिम्स प्रीमियम में गया। उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हुआ था, तो अभी हिम्स प्रीमियम जाने के बाद उनको कोई डायलिसिस नहीं हो रहा। लगभग 5 महीने हो गया, अभी तो कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं हुआ। और DIP राइट हॉट वाटर थेरेपी दिन में 30 मिनट करके 2 बार लेते हैं हॉट वाटर थेरेपी DIP डाइट लेने के बाद। वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। पहले पैदल नहीं चल सकता, अभी पैदल 2 से 4 किलोमीटर पैदल चल सकता है। ग्रेट। आप अभी घर पे हैं या ऑफिस में? नहीं, मैं बेंगलुरु में है। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। किसी काम के लिए आया। ओके, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ BR सर को। थैंक यू सर, आपको वजह से मेरे पापा बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। आपको वजह से मेरे गांव से भी बहुत आदमी गया था, वो भी बहुत अच्छा है पहले से। वंडरफुल। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और वेस्ट बंगाल से हैं। टैगोर पब्लिक हॉस्पिटल में पहले इनका इलाज चलता था, और हिम्स प्रीमियर की ओनर यहाँ पे बैठी हुई हैं। विदिका जी, एक बार आप खड़े होके। तो हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में है, और विदिका जी खुद कैंसर को ठीक किया इन्होंने इसी मेथड से। तो अब इन्होंने ये मिशन बना लिया कि हम लोगों को भी बताएंगे। थैंक यू। इनका पिताजी का जो दवाइयाँ चलती थी आपको पहले दिखा रहे हैं खूब सारी, अब दवाइयाँ थोड़ी चलती हैं, कम हो गई, मेरे ख्याल से 2-3 चलती हैं। एम आई राइट संजीत? आवाज़ गई है? ओके, ठीक है। तो ये इस पेशेंट के बारे में अगर पूरा डिटेल जानना है तो वही bishrup.com/curecrime में सारे मेडिकल रिपोर्ट्स उसमें हैं, और इस किताब में भी उनके रिपोर्ट सारे हैं, उनके वीडियो के साथ, QR कोड के साथ, किताब में भी है इनका।
राइट। तो किताब के जाके देख सकते हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए वो थोड़ा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो उनके घर के पास हैं। नेक्स्ट पे है पठान अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार जी प्लीज़ आप थोड़ा सा, हमारे साथ पत्रकार बैठे हैं, आप बताइए। हाँ विश्वरूप सर, मेरा नाम पठान अब्दुल गफूर, मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। आज से 2020 में जून जुलाई में मुझे किडनी का प्रॉब्लम हुआ था और दो किडनी मेरी फेल हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर को बताया था, डॉक्टर ने बोला आपको डायलिसिस चालू कराना ही पड़ेगा। तो मुझे हफ्ते के, जब 1 महीना दवाखाने में रखा, वहाँ मुझे हफ्ते के 3 डायलिसिस थे और उसके बाद महीने के बाद मुझे डायलिसिस से घर पे रजा मिली, उसके बाद हफ्ते के 2 हुए। वहां तक सर आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ था और आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा था। जब आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने घर पे चालू किया, जैसे वाटर इमर्सल है 40 डिग्री वाला और 6 हीट वाला प्रोग्राम, जैसे मैंने वो चालू किया उससे मुझे वीक में 2 थे तो वीक में 1 मैंने डायलिसिस कर दिया और उसके 15 दिन के बाद तो 2 डायलिसिस मेरे बंद हो गए, बिल्कुल जाना ही बंद। जैसे कि मैं पहले वाली जिंदगी जीता वैसे मैं जिंदगी जी रहा था। और अभी तक 2020 से लेके 2023 चल रहा है सर, और मुझे 7 महीने डायलिसिस हुआ, उसके बाद से अभी तक मुझे एक भी डायलिसिस नहीं है सर, बिल्कुल डायलिसिस फ्री हूँ सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप मेरे लिए फरिश्ते की तरह सर, और एकदम VIP डाइट है और आपको बताओ जितना भी प्रोग्राम है सब मैं कंपल्सरी करता हूँ। अभी आप घर पे हैं, वो दिखा सकते हैं हॉट वाटर? एक बार दिखा सकते हैं हॉट वाटर का, अगर है तो? हाँ सर प्लीज दिखाइए। कैमरा वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया है, कलरफुल है, पिंक कलर का। सर ये मेरा टॉप है, इससे पहले सादा टॉप था, तो एक जन ने मुझे गिफ्ट किया है, बोले गफूर भाई आपको लिए हमारे तरफ से गिफ्ट है। और सर ये अपना 4 पाई पलंग, हाँ, और ये ईंट है। ओके, इस तरीके से सर। अच्छा, ये आपने खड़ा करके रखा है इसको। 3 इधर लगा देता हूँ, 3 इधर लगा देता हूँ और 4 पाई पे एक पतली गोदी लगाकर सो जाता हूँ सर मैं। वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पठान अब्दुल गफ़ार की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमारे किसी भी हिम्स में नहीं गए, सिर्फ वीडियो देखा और घर पे किया और ये पूरी तरह ठीक है। और अभी 1.5 साल हैं, हो गए हैं ठीक हुए भी, 1.5 साल से ठीक हैं पूरी तरह से, 1.5 साल हो गए, राइट। तो पठान अब्दुल गफ़ार भाई, आपने जो बोला वो लोगों को मोटिवेट करेगा और आपके समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास अगले पेशेंट हैं तरुण, हम सब आपको सुन रहे हैं। सर मेरा नाम तरुण कुमार है जी। यस, मेरा लास्ट डायलिसिस 6 जुलाई को हुआ था, उसके बाद मेरा कोई डायलिसिस नहीं हुआ जी। आप अभी घर पे हैं तरुण जी? घर पे हूँ, हाँ जी घर पे हूँ। अच्छा, क्या वो हॉट वाटर इमर्शन दिखा सकते हैं? हमारे पूरे पत्रकार यहाँ पे हैं। 1 मिनट दिखाता हूँ जी। लुधियाना में रहते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आए थे और ये बाथटब आप देख रहे हैं, आपने बनाया और वहाँ पे पानी के सर्कुलेट करने का वो तार है और ये तो वंडरफुल दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है और परफेक्ट। और साथ में ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वो टेम्परेचर का भी आपने वो दिया हुआ है डिजिटल, वो मैं देख पा रहा हूँ। और ठीक है तरुण जी, आप हेड डाउन टिल्ट करते हैं क्या? अगर करते हैं तो वो एक बार दिखा सकते हैं? हाँ जी सर। एक बार दिखा सकते हैं वो किस तरह से आपने घर पे बनाया अपने लिए? सर हेड डाउन का ऊपर है जी, छत पे जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं ठीक है। तो आपने हिम्स डेराबस्सी में आए थे, इससे पहले इलाज चलता था DMC हॉस्पिटल लुधियाना में, जब इनका डायलिसिस वगैरह चलता था। और अब 1 मई से लेके अभी तक, 1 मई 2023 से लेके अभी तक पूरा डायलिसिस फ्री हैं और आप देख ही रहे हैं सामने, बिल्कुल हेल्दी हैं
और पीछा छूट चुका है डायलिसिस से। तो तरुण जी आप आए और हमारे ऑडियंस को आपने मोटिवेट किया और ये दुनिया को मोटिवेट किया, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद, थैंक यू। अतुल जी हमारे बीच में हैं। अतुल जी प्लीज़ अपने बारे में और अपने जर्नी कैसे ठीक हुए बताइए, ऑडियंस यहाँ पे है, प्रेस के। हेलो, मेरा नाम अतुल आगले है, मैं कुंभारी अकोला महाराष्ट्र का हूँ और मुझे मैं किडनी पेशेंट हूँ, सीकेडी। मुझे पहले एडमिट किया तो एक दिन बाद ही डायलिसिस होता था, बाद में हफ्ते में 2 बार होता था। फिर मैंने मई में यूट्यूब पर सर का वीडियो देखे और मैं जून महीने में मुंबई में हिम्स में एडमिट हुआ था। उसके बाद मेरा हफ्ते में अब एक बार ही डायलिसिस होता है। मैं उसके बाद से घर पर ही हॉट वाटर और सी-शेप थेरेपी करता हूँ। ये मेरा हॉट टब है। यस आपने यहाँ लिखा आप हेड डाउन टिल्ट नहीं करते लेकिन DIP डाइट लेते हैं और आपका पहले ट्वाइस ए वीक डायलिसिस होता था, 2 बार हफ्ते में जाते हैं डायलिसिस में, हफ्ते में 2 बार होता था, लेकिन अब ये करने से 2 बार वाला 1 बार में कन्वर्ट हो गया, मतलब हर 7 डेज में 1 बार जाना पड़ता, उससे काम चल गया। यानी कि आप क्योर के प्रोसेस में हैं, पूरी तरह इंप्रूवमेंट नहीं हुआ लेकिन वो 25% लोग जो पूरी तरह से क्योर अभी तक वो नहीं पहुंचे उनमें अतुल जी हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि 2 बार से अच्छा अब 1 बार आया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपको 1 भी बार जाना नहीं पड़ेगा डायलिसिस के लिए। जब आपने पहला रिपोर्ट दिया था दैट वाज 13 क्रिएटिनिन था, आपका जो रिपोर्ट दिया दैट इज 8.3। क्रिएटिनिन भी नीचे आ रहा है, सिम्टम पहले फीवर, वॉमिटिंग, वीकनेस थे, आप देख रहे हैं अब सिम्टम बिल्कुल आप स्वस्थ दिख रहे हैं, स्वस्थ आपने बोला भी है। तो मैं इसी बात पे नोट पे इसको ख़त्म करूँगा कि आप हेड डाउन टिल्ट जो नहीं करते हैं उसको भी थोड़ा जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है बड़ी तेज़ी से हफ्ते में 1 बार जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो धन्यवाद अतुल जी आपके आने के लिए। आप अकोला से हैं, आइकन हॉस्पिटल अकोला, फिर शारदा हॉस्पिटल अकोला। हॉस्पिटल का नाम लेना ज़रूरी है ताकि किसी को वेरीफाई करना है तो उस हॉस्पिटल में इनको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद अतुल जी, आपने समय दिया, थैंक यू। दामू सईद सोडक अगले हमारे पेशेंट हैं। दामू जी प्लीज़ बताइए, यहाँ प्रेस के लोग हैं, आपसे सुनना चाहेंगे। उनके बेटे हैं, आपके पिताजी के बारे में बताइए। दामू जी के बेटे सामने दिख रहे हैं। यस हेलो, यस, आपके हिम से आके सब कुछ थेरेपी और डाइट फॉलो कर रहे हैं। हमको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता था, अभी हम हफ्ते में 1 ही बार डायलिसिस कर रहे हैं और शुगर और बीपी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। हम सब डाइट फॉलो कर रहे हैं और हिम्स के जो मेडिसिन है वो भी फॉलो कर रहे हैं। हमको बहुत फर्क पड़ा है वो हिम्स में आके, और हमको जो 1 बार हफ्ते में कर रहा है वो भी कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा वो डायलिसिस। ग्रेट। तो दामू जी सब कुछ नॉट आ रहा है। आप अभी लगता है घर पे नहीं है, बाहर हैं कहीं? घर पे है। तो वो हॉट वाटर इमर्शन एक बार दिखा सकते हैं? हेलो, अच्छा, गाड़ी में है। अच्छा आप गाड़ी में, ठीक है ठीक है ठीक है। पेशेंट नहीं है हमारे पास। हम दामू जी के पिताजी KEM हॉस्पिटल पुणे में भर्ती थे और इनका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार चलता था 20 जुलाई तक, 20 जुलाई इसी साल। उसके बाद जो हिम्स नवी मुंबई में हमारा जो ब्रांच है वहाँ पे एडमिट हुए और उसके बाद से पहले हफ्ते में 3 बार की जगह अभी जैसा आपने बताया हफ्ते में 1 बार ही होता है डायलिसिस, उससे काम चल जाता है। बीच में ऐसे भी दिन आए जब 15 दिन में 1 बार होता था
और पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि आपके सिम्टम्स जो थे फीवर, वीकनेस, इचिंग, ब्रेथलेसनेस, फ्रॉथी यूरिन, एसिडिटी, इन सब सिम्टम में से एक ही सिम्टम रह गया, फ्रॉथी यूरिन। और मैं ऐसा मानता हूं हमारे बाकी पेशेंट को देखने के बाद कि ये सिम्टम भी चले जाएंगे और जो हफ्ते 15 दिन में एक डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वो भी खत्म हो जाएगा। तो खैर आपको धन्यवाद कि आप आए और हमारे प्रेस को आपने एड्रेस किया। आप पुणे के रहने वाले हैं और नवी मुंबई हमारे हॉस्पिटल में आके इलाज किया था। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट है चंद्रशेखर जी, आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी टू क्योर। सर नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं पीतमपुरा दिल्ली से हूँ और मैंने 26 मई को हिम्स डेराबस्सी में एडमिट हुआ था। तो 31 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था। जब मैं 26 को हुआ था तो मेरा 7.4 था क्रेटिनाइन, और जब मैं 31 तारीख को टेस्ट हुआ तो मेरा 6.4 हो गया। अभी करंटली मेरा 15 तारीख को, मैंने 15 सितंबर को टेस्ट कराया था तो मेरा क्रेटिनाइन 3.8 है। तो मैं अभी भी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरे पास टिफिन है, अभी अगर आप देखें तो टिफिन ये मेरे पास है, दिखाइए। ये मैं लेके आया हूँ। अभी मैं डाइट पूरी फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर कीजिए थोड़ा सा, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर कीजिए टिफिन को। हाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। फ्रूट डाइट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मैं ये अपना एडमिट करना चाहता हूँ कि सर मैं 60% डाइट फॉलो कर पाता हूँ, 40% मैं भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, कुछ करना होता है। और मैं बाथ थेरेपी मेरी बंद हो गई है। अच्छा। करवा दी है हिम्स वालों ने, 1 महीना हो गया है, और हेड डाउन टेल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप घर पे हैं या ऑफिस में? मैं सर ऑफिस में हूँ सर। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ सर। ठीक ठीक ठीक। तो आप दिल्ली से ही हैं और इससे पहले एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में आपका इलाज चलता था, आपको डायलिसिस के लिए बोला था और डायलिसिस अपने पहले डायलिसिस आपका चलता था, एडवाइस किया था, लेकिन अपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी, ऐसा? हाँ जी, आवाज नहीं आई सर। पहले डायलिसिस चलता था या आपने डायलिसिस पे गए नहीं कभी? मैं डायलिसिस के लिए नहीं गया, मेरे को रेकमेंड किया था लेकिन मैं गया नहीं। हाँ, तो जब मुझे एक डॉक्टर सुनील शर्मा है, MBBS है वो, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि आप एक बार डेराबस्सी में दिखाइए, ये अच्छा है, यहाँ किडनी का इलाज होता है। तो फिर मैं यहाँ आ गया आपके यहाँ दिखाने। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है कि चंद्रशेखर जी को जब बोला कि भाई आपको डायलिसिस शुरू करना है, तो बजाय डायलिसिस शुरू करने के वो हिम्स डेराबस्सी आ गए और उसके बाद से अब तक ना तो डायलिसिस शुरू हुआ, ऊपर से सारे जो सिम्टम है क्रेटिनिन वगैरह है वो भी कंट्रोल में आ गए। और डाइट भी आप थोड़ा चीटिंग करके लेते हैं, जैसे बताया 60% ही लेते हैं, तो तब भी गाड़ी पटरी पे है। हेड डाउन टिल्ट करते हैं जो कि बड़ा आसान है। तो ये भी एक उदाहरण की तरह है कि अगर किसी की डायलिसिस शुरू होने वाली है और तभी अगर वो कर ले तो तब और फास्ट रिकवरी हो सकती है और डायलिसिस में जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं किसी को। तो खैर चंद्रशेखर जी, आप आए और आपने मोटिवेट किया और अपना टिफिन भी दिखाया, ये बड़ी बात है। धन्यवाद, थैंक यू। अगले पेशेंट हैं निशा कुमारी वर्मा, आप चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हैं, बताइए। यस, हम सुन रहे हैं, हमारे पूरे मीडिया मित्र सुन रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम निशा कुमारी वर्मा है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। हाँ, अपने बारे में अभी क्या स्थिति है, क्या करते हैं, बताइए। अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, अभी तो मैं घर पे हूँ। अच्छा। साल भर हो गया, मैं बीमारी से थोड़ी पीड़ित थी। वो जगह पे गए थे, इधर उधर कुछ बात बनी नहीं, तो फिर अंत में पता लगा जयपुर हिम्स के बारे में पता चला था, तो हम वहाँ गए थे, ट्रीटमेंट लिया वहाँ का। आज हम थोड़े 5 महीने बाद थोड़े मतलब स्वस्थ हैं। आप अपना हॉट वाटर इमर्शन टब दिखा सकते हैं जिसपे आप बैठती हैं, गर्म पानी का, वो दिखा सकते हैं? अच्छा, वो स्टॉप कर दिया? स्टॉप कर दिया मैंने। अच्छा, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये इनके बारे में कि ये हॉस्पिटल दिल्ली से इलाज करती थी, उसके बाद हिम्स सेवियम जो कि हमारे जयपुर वाला ब्रांच है वहाँ पे ये गई। जब इनको बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, आपका क्रेटिनाइन 4.33 आ गया, आपको फेशियल ओडिमा है, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, जितने सारे सिम्टम होते हैं क्लासिक वो सब हैं। डायलिसिस में जाने के बजाय हिम्स सेवियम जयपुर पहुंच गई और हिम्स सेवियम जयपुर पहुंच के वो हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट ऑन DIP डाइट चालू किया। और ऐसा इन्होंने किया 24 दिसंबर 2022 को, और आज आपके सामने बता रहे हैं कि अब ये भी ख़त्म कर दिया, हॉट वाटर इमर्शन नहीं करती हैं
और ये सब नहीं करती फिर भी स्वस्थ है। उस वक्त इनका क्रिएटिनिन था, ये रिपोर्ट में है, इधर भी है, इधर मेरे हाथ में भी है, पहले क्रिएटिनिन था 4.33 और अब क्रिएटिनिन है 0.89, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इनका GFR भी बढ़ के हो गया 92%, जो कि एक अच्छी बात है। इनका सोनोग्राफी में लेफ्ट किडनी पहले विजिबल नहीं थी, अब सोनोग्राफी में लेफ्ट किडनी विजिबल है 68x35 mm। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में है। रिपोर्ट निशा जी का ये सामने दिख रहा है और डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे हाथ में है। पत्रकार भाई, इसके बाद ये रिपोर्ट आप मेरे से लेके देख सकते हैं। ऑनलाइन जाके भी जो लोग देख रहे हैं biswarup.com/curecrime में जाएंगे तो इनका रिपोर्ट भी वहाँ पे डिस्प्लेड है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीवन भर भी ये सब नहीं करना है, जब तक ठीक होना है तब तक, उसके बाद ये नहीं भी करेंगे तो स्वस्थ है। इसे कहते हैं क्योर, कि पूरी तरह ठीक हो गए, ना तो अब HDT की ज़रूरत है, हेड डाउन टिल्ट, ना हॉट वाटर की ज़रूरत है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए करना है, उसके बाद ये भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द रियल क्योर। निशा जी आप आए हमारे बीच, चित्तौड़गढ़ में हैं इस वक्त और 23 साल की हैं आप, सिर्फ 23 साल की। तो 23 साल की उम्र में किडनी क्यों फेल हुई इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद फॉर बीइंग विद अस। दुर्गादास जी, आपको हम सब देख रहे हैं, हमारे मीडिया के कर्मी सारे देख रहे हैं, प्लीज अपने बारे में बताइए, अपने हेल्थ के बारे में। एक्चुअली मुझे एक 1.5 years पहले मुझे थोड़ा सा यूरिन में झांकी आए थे, उसके बाद मैंने टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, वहाँ पे बोला है कि आपका किडनी का कुछ प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपको किडनी टेस्ट किया, किडनी 2.12 वैसे कुछ था। तो मैंने इतना कैजुअल में लिया क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन लास्ट मई महीने में मुझे हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, 8 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो मुझे उस टाइम में कुछ दिक्कत आई थी, मतलब CDI में चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती। इसलिए मैंने दिल्ली पे गया, दिल्ली में जाके मैक्स हॉस्पिटल में टेस्ट किया था। वहाँ पे मुझे पहले दिखा था 2.57। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको बायोप्सी करना पड़ेगा। मैंने पूछा था बायोप्सी क्यों, मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन बायोप्सी से मालूम होगा क्या होगा नहीं होगा। तो डर लग गया कि आपको बायोप्सी देना है, कैंसर का पेशेंट क्या होता है। फिर मैंने चलाया घर जाके, मुझे लाल पैथोलॉजी में फिर टेस्ट किया था, वहाँ पे मिला है 3.2 पर 7 दिन। फिर मैंने सोचा था शायद गड़बड़ी होगा कुछ लेबोरेटरी में। फिर मैंने दूसरे लैब से SRL में टेस्ट किया, वहाँ पे आ गया 3.57। तो मैंने थोड़ा सा डर किया क्या हो रहा है। फिर मैंने 7 days में फिर डेली मैक्स में किया, वैशाली मैक्स में जाके डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने बोला फिर से टेस्ट करना पड़ेगा और बायोप्सी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैंने बायोप्सी किया, उसके बायोप्सी करने के बाद फिर नेक्स्ट डे टेस्ट किया था, आ गया 4.4। ऐसा हो रहा है विदिन 15 days में। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट का कोई और दूसरा वजह नहीं है। जब तक आपका हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा तो आप ठीक रहोगे, डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हम लोग डर गए थे क्या करूँ ना करूँ। फिर सोशल मीडिया में आए थे हिम्स के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन। फिर हम लोग ने कांटेक्ट किया हिम्स चंडीगढ़ में। फिर चंडीगढ़ में गया, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया, वहाँ पे ट्रीटमेंट करने का 4 दिन का बाद फिर वहीं पे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आ गया 3.87 या 3.85 ऐसे कुछ आ गया। तो हम लोग सोचा था यहाँ पे अगर आके ऐसे हो रहा है तो ठीक है, और कुछ दिन बढ़ा लेते हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट 5 days एक्सटेंशन किया। एक्सटेंशन करने के बाद जब मैं वहां से आ रहे थे, उसी लास्ट डे मैंने फिर टेस्ट किया, वहां पे आ गया 3.14 या 15 ऐसा कुछ आया।
तो मैं डॉक्टर ने बोला था जैसा थेरेपी यहाँ पे हो रहा है, जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है, घर जाके कर पाओगे? मैंने बोला अगर डायलिसिस ना हो, किडनी ट्रांसप्लांट ना हो, जितना भी कठिनाई हो ना क्यों, मैं घर में कोशिश करूंगा। फिर घर में आके मैंने टब खरीदा है, उसके बाद डेली हॉट वाटर इमर्शन ले रहा है, दवाई भी खा रहे हैं। फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद लास्ट आपको 9 सितंबर को लास्ट टेस्ट किया, वहां पे आ गया था हेमोग्लोबिन बढ़ गया 10.2 और क्रिएटिनिन आ गया 2.25। सब इतना अच्छा हमको मिला। और मैं अभी उधर एनी डिस्कम्फर्ट में कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं। एक्चुअली मुझे जितना तकलीफ है, लेकिन इसमें डॉक्टर ने अपने जैसे हम लोग किया, मैं खराब भी वहां पे ऐसा अच्छा हम लोग किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब वहीं पे आधा बीमारी खत्म हो गया। ग्रेट ग्रेट। आपका जो हॉट वाटर है वो दिखा सकते हैं अभी? मैं फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे डिस्कम्फर्ट में कम कर रहा हूँ। हाँ, अभी हॉट वाटर बाथ टब दिखा सकते हैं? अभी घर पे हैं आप? सॉरी डॉक्टर, आर यू एट होम? घर पे हैं? हाँ, आज मैं छुट्टी है इसलिए मैं घर पे हूँ। अच्छा, तो वो हॉट वाटर टब वो एक बार दिखाएंगे वीडियो में? एक्चुअली मेरा और जहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ वहीं पे मेरा मैंने ओरिजिनल टब है, लेकिन घर में मैं थोड़ा छोटा सा एक लिया, तो इफ यू डोंट माइंड मैं इसको दिखाते हैं आपको। हाँ, दिखाइए प्लीज। तो एक दो दिन के लिए आते हैं तो यहीं पे करते हैं। अच्छा अच्छा, ओह ये तो अच्छा है काफ़ी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छा टब लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है। तो थैंक यू दुर्गादास जी, आपने इनपुट दिया। तो इनको जैसे ही मैक्स हॉस्पिटल ने बोला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, तो डायलिसिस की जाने की जगह ये हिम्स डेराबस्सी आ गए, और तब से लेके अभी तक, और दैट इज़ जुलाई की बात है, इसी महीने इसी साल। अब ना तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, और जो सिम्टम्स आ रहे थे फीवर वॉमिटिंग वीकनेस वो भी ख़त्म हो गया, दवाइयाँ भी इनकी कम हो गई, और पूरी तरह स्वस्थ तो दिख ही रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वो हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। थैंक यू दुर्गादास जी फॉर बीइंग विद अस। ये असम से हैं दुर्गादास जी। अब हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़, जिन्हें बोला जाता था कि टाइप 1 कभी ठीक ही नहीं हो सकता। सबसे पहले जयंत धैया के मम्मी हैं, आप थोड़ा सा बताएं। यस, हम लोग सब हमारे मीडिया सुन रहे हैं। यस, स्टार्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जयंत की मम्मी हूँ, ये जयंत है। 2 साल पहले अगस्त 2021 में इसको डायबिटीज टाइप 1 हो गया था, और ये कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था, लेकिन हमने अगस्त के लास्ट वीक में ही इससे डीआईपी डाइट शुरू कर दी थी, और डीआईपी डाइट फॉलो करने से इसका इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गया, और आज 2 साल हो चुके हैं। अब इसके 2 साल से भी कुछ मंथ ऊपर ही हो गए हैं, और अभी तक ये इंसुलिन फ्री है। सर मैं यही कहना चाहूंगी, ये सब आपके मार्गदर्शन में ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज हम एक नहीं पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास, कितने हॉस्पिटल्स में गए, कि हर किसी ने यही कहा था कि इसको इंसुलिन ही इसका इलाज है, और यही आपने इसको देना है। लेकिन अभी तक ये आपके मार्गदर्शन से, आपकी पूरी टीम से ये अभी तक इंसुलिन फ्री है, और इसका डीआईपी डाइट फॉलो करने से इसका जो स्टेमिना है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अब ये 30 मिनट में 6 किलोमीटर की रनिंग एक साथ कर देता है। बहुत अच्छा। और डीआईपी डाइट ये अब भी फॉलो करता है सर। इसकी प्लेट 1 का टाइम हो गया है, तो अब ये बच्चा रेडी है प्लेट 1 लेने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये बड़ी खुशी की बात है। गिरधर हॉस्पिटल सेक्टर 23 सोनीपत में पहले बार बोला कि आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। इंसुलिन पे बच्चा था पहले, दिन में 4 बार इंसुलिन, 3 बार एक्ट्रापिड एपिड्रा और 1 बार लैंटस 8। लेकिन जब से इस डीआईपी डाइट पे आए 2 साल हो भी गए इस चीज़ को, सितंबर 2021 से लेके नाउ इट इज सितंबर 2023, और 100% डीआईपी डाइट पे हैं और इंसुलिन फ्री हैं, कोई सिम्टम नहीं है, और 30 मिनट में 10 किलोमीटर भागने की कैपेसिटी है जयंत धैया की, जो कि सामने यहाँ पे उनकी मम्मी दिख रहे हैं, अब वो दिखा। या ये एक बड़ी बात है, ना केवल ठीक होना बल्कि एक कदम आगे बढ़ जाना। सो
तो जयंत, हम दोबारा मिलेंगे। हम पिछली बार भी मिले थे 23 जुलाई को इसी ऑडिटोरियम में, और इस बार हम वर्चुअली मिल रहे हैं, राइट? ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ये कोई एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना, बार बार दिखाना। प्रियांशी गुप्ता के पिताजी हैं यहाँ पे, प्रियांशी गुप्ता के पिताजी, प्लीज़, आपको हम सब देख रहे हैं और मीडिया के हमारे मित्र बहुत सारे यहाँ पे हैं, प्लीज़ बताइए प्रियांशी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरी बच्ची का टाइप 1 डायबिटिक हो गया था ये अक्टूबर 2022 में, और दो हॉस्पिटल गए, वहां से भी सब बोला गया कि इंसुलिन ही चलेगा, तो कुछ सुधार नहीं आया। सर से BRC सर से टाइप वर्चुअल OPD लिए तो हम लोग का बहुत सुधार है, और उस दिन से अभी तक भी एक भी इंसुलिन नहीं लगता है। ये बड़ी बात है, ग्रेट। कोई भी इंसुलिन नहीं लगता है। अभी आप घर पे हैं प्रियांशी? हाँ सर, प्रियांशी है यहाँ पे? नहीं सर, प्रियांशी स्कूल में? नहीं सर, प्रियांशी स्कूल में है। ठीक है, आप पटना के हैं और CMC हॉस्पिटल वेलोर में इनका पहले इलाज चला बच्चे का, और इंसुलिन 4 बार दिन में लेते थे, और इंसुलिन फ्री 15 नवंबर 2022 से लेके अभी तक लगभग 2 साल हो गए इंसुलिन फ्री हैं। और पहले HbA1c 15 था, अब देखिए यहाँ पे, और अब HbA1c बिल्कुल परफेक्ट 5.8 है बिना इंसुलिन के। ये मेडिकल इतिहास में देखा जाए तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कोई दवा के माध्यम से नहीं, एक मामूली से डाइट जो बच्ची लेती है उसके माध्यम से। तो बड़ा हॉस्पिटल में भी गए सर, अपोलो हॉस्पिटल, CMC वेलोर, सभी जगह गए हम लोग। अच्छा, कई सारे हॉस्पिटल गए, जितने भी हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं जहाँ से भी उम्मीद थी हर जगह गए, उसके बाद ये जो कहीं से कुछ रिजल्ट नहीं मिला। ये हमारे हॉस्पिटल नहीं आए, इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने VOPD जिसे बोलते हैं वर्चुअली और हुए, लेकिन 23 जुलाई को आप यहाँ पे आए थे फिजिकली, तब मिलने का मौका मिला था इसी ऑडिटोरियम में। तो थैंक यू, आप आए और हमारे पत्रकार मित्रों को मोटिवेट किया, धन्यवाद, थैंक यू सर। हार्दिक, अगले, ये भी डायबिटीज़ टाइप 1, और हार्दिक तो छोटा सा बच्चा है 2 साल का, और हार्दिक की मम्मी यहाँ पे होंगी, और या हार्दिक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब लोग सुन रहे हैं, और प्लीज़ अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा रहा उनका जर्नी, बच्चे की इंसुलिन से जर्नी शुरू हुई, थोड़ा बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। यस, यस यस यस, सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, मेरा बेटा हार्दिक है, जो अभी 4 साल का है। जब इसको डायबिटीज हुआ था, ये तब 2 साल का था, और इसको टाइप 1 डायबिटीज है। और जब से हमने 2 साल पहले सर का डाइट फॉलो किया अपने बेटे के लिए, और तब से अब तक इसको बहुत ज्यादा आराम है, और हम इसको ना कोई इंसुलिन एक डोज पर देते हैं, इसको लेंटस 1 यूनिट चल रहा है मेरे बेटे का भी, उससे डायबिटीज कंट्रोल रहता है इसका, अब एक्टिव रहता है, स्कूल में भी जाता है। और 2 साल से हमें ना कभी किसी डॉक्टर के पास खांसी जुकाम बुखार में लेके जाने की जरूरत पड़ी है मेरे बेटे को, ना हमने कभी एडमिट करवाने की नौबत आई है अब तक। फीवर भी आता है तो घर पे डाइट से ही हम ठीक कर लेते हैं इसको। ये बहुत अच्छी बात है। हार्दिक उस वक्त 2 साल का था जब 4 यूनिट इंसुलिन दिन में 4 बार लगता था, और अब 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, अब 1 यूनिट लैंटस लगता है। कहाँ 16 यूनिट की जगह सिर्फ 1 यूनिट, और जो सिम्टम्स थे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस वगैरह सिम्टम्स सारे चले गए। आपके सामने हार्दिक दिखाई दे रहा है 4 साल का, और वो बहुत ही हेल्दी है।
और 23 जुलाई को आप यहाँ पे आई थी और 23 जुलाई को बच्चा भी यहाँ पे आया था आप सबसे मिलने, और इस किताब के अंदर भी पूरा इनका ब्यौरा दिया हुआ है, इसमें भी जाके सारे मेडिकल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल के नाम वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू आपके आने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। आनंदिता, टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट और कोलकाता की है। यस, आनंदिता के पिताजी प्लीज बताएं। मॉर्निंग एवरीवन। यस, आपको हम सुन रहे हैं, हमारे पत्रकार मित्र सुन रहे हैं। प्लीज आनंदिता के बारे में आप बता सकते हैं, जर्नी टू क्योर कैसे ठीक हुए। स्टार्ट का वो दिखाओ। जी सर, मेरा नाम कृष्णा कुमार महतो है। मेरी बिटिया है जिनको आज से लगभग साल भर पहले इनको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। ये हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम। तो डॉक्टर ने टेस्ट किया तो इसको शुगर बताया इन्होंने, डॉक्टर ने। तो वहाँ से हम क्या किए, जैसे वहाँ इंजेक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट था 14 दिन का, वो ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम वहाँ से ट्रांसफर करके सीधे चंडीगढ़ से लेकर देरावती हैं। वहाँ जाके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए और ट्रीटमेंट करवाने जो भी वहाँ डाइट्स हैं, डीआईपी डाइट वगैरह ये सब फॉलो किया। तो वहाँ पे जो टेस्ट करवाया हमने, तो ये जो टेस्ट है, ये जब एडमिट का टेस्ट राइट 6.3 है, 6.3। उसके बाद वहाँ से हमने जांच करवाई 5.5 वहाँ पे इलाज करवाने के बाद। तब से लेकर अभी तक, फिर अभी साल भर, अभी 1 महीने पहले फिर से जांच करवाई दोबारा, फिर 5.5 यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये चीजें अभी तक नॉर्मल है। बाकी मेरी बेटिया जो भी चीज एक नॉर्मल बच्चा खाता पीता है वैसे ही खाती पीती है। परफेक्ट परफेक्ट। ये कोलकाता में रहते हैं, शिशु हॉस्पिटल में पहले गए थे तो इंसुलिन लेने बोला था, तो बिना इंसुलिन लिए पहले ही वो हिम्स डेराबस्सी पहुंच गए और वहाँ पे डीआईपी डाइट शुरू कर दिया। और ये तब से लेकर अभी तक 2022 अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई इंसुलिन नहीं लिया, यूरिन इन्फेक्शन भी चला गया और HbA1c जो 6.3 पहुंच गया था वो 5.5 बिल्कुल नॉर्मल आ गया। तो ये एक बड़ी बात है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आपके आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे अगले पेशेंट हैं रोहन नायक, 11 साल का बच्चा है। ये थैलेसीमिया एक खूंखार बीमारी बोली जाती है। उनके पिताजी सामने हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। रोहन भी साथ में है। यस, हम लोग सब सुन रहे हैं। डॉक्टर नमिता भी यहाँ पे हैं जिन्होंने आपको गाइड किया। अब और सारे मीडिया के लोग भी हैं। स्टार्ट का दिखाओ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम रोहन है, ये मेरा बच्चा 11 साल का अभी है। और जब से ये हम लोग 1 साल हो गया है जब से हम डीआईपी डाइट शुरू किए, और हम उसको जो भी डीआईपी डाइट फॉलो किए, सब वाटर थेरापी, मतलब हर वाटर थेरापी सब जब से हम शुरू किए हैं 1 साल हो गया है। अभी उसको और ब्लड हम नहीं दे रहे हैं, अभी वो ठीक है। वंडरफुल। प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम अभी नहीं उसमें है, तो सब ठीक। अभी सब खाता पीता है, फलता है, सब कुछ अच्छे रहता है। पहले तो हर महीने उसको ब्लड देना पड़ता था। अभी हम लोग उसको तो 1 साल हो गया, 1 साल से 1 साल 1 महीना हो गया, अभी ब्लड उसको नहीं दे रहे हैं हम, और ठीक है, पूरा स्वस्थ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। रोहन का जो केस है, डॉक्टर नमिता इज हेयर विद अस, MBBS MD। और इन द केस ऑफ रोहन, महीने में 1 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, खून चढ़ाना पड़ता था, जिसे थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया डिजीज बोलते थे। लेकिन 1 साल से खून चढ़ाने नहीं पड़ा और कोई भी सिम्टम नहीं है, बड़ी बात है। जब खून चढ़ाना पड़ता था तब भी HB हीमोग्लोबिन 5.8 के आसपास रहता था, अब खून चढ़ाया नहीं तब भी हीमोग्लोबिन 6.4 के आसपास है। तो ये एक बड़ी बात है। इनका मेडिकल रिपोर्ट अगर आपको देखना है डिटेल में तो इस बुक में आपको मिल जाएगा, और हमारे जो लिंक है bishrup.com/curecrime में भी
मिल जाएगा। सो रोहन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड रोहन के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे डॉक्टर नमिता? बहुत छोटा था, 5 महीने का था, तभी इसका स्प्लीन निकाल लिया था। तो ब्लड बनाने में हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बोन मैरो का रोल है, बट ब्लड बनाने में स्प्लीन का भी रोल है, लिवर का भी रोल है और बोन मैरो का भी रोल है। बॉडी अलग से आप किसी चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस बच्चे का क्योंकि स्प्लीन निकल गया है तो इसका लिवर का साइज बहुत एनलार्ज्ड है और इनको बहुत डर लगता रहता है। लिवर इनका बड़ा रहता है, फिर भी इंस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पूरा ऑर्गन निकलने के बाद भी ये लड़का क्योर हो चुका है। तो अगर इस सिचुएशन पे आके भी बच्चे क्योर हो सकते हैं, तो जिन बच्चों की स्प्लीन अभी नहीं निकली है वो तो बहुत इजीली क्योर हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, फेथ की, फेथ इन दीज साइंसेस, ऑल्टरनेट मेडिसिन। थैंक यू, थैंक यू। और अब अगला जो पेशेंट हैं ये बहनें हैं, सची एंड जिनिया। दोनों बहनें ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं और यहाँ स्क्रीन पे भी आ गया। यस, उनकी मम्मी हैं, प्लीज़ आप बताएं और हम लोग सब आपको सुन रहे हैं। यस बस मैं योगिनी बोल रही हूँ, नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट। पेशेंट के घर पे हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे काफी अच्छे से हैं अभी फिलहाल, और मतलब उनका एज भी लेवल जिस तरह से वो थैलेसीमिया के पेशेंट थे, अभी वो काफी मतलब एक नॉर्मल बच्चों के जैसे वो अभी यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। तो आप पेशेंट के जो मम्मी है उनसे आप एक बार बात करें। नाइस एक्सपर्ट थी है पेशेंट की मम्मी ये। हेलो। यस, आपको हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। प्लीज बताइए साची और जीनिया के बारे में। यस, बोलना स्टार्ट करना स्टार्ट। हाँ हाँ प्लीज, मदर को बोलना, कुछ बोलना है। मदर को कुछ बोलना है। हमारे साथ डॉक्टर नमिता, आप ही ने ट्रीट किया था, तो डू यू हैव सम इनपुट अबाउट द चिल्ड्रन? यस। तो साची तो बहुत एक्साइटेड है बोलने के लिए, कनेक्ट कराइए ना। उसने तो बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी भी दिलाई है, नए नए कपड़े पहना रखे हैं। तो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये होंगे, कनेक्ट कराइए। अभी उसका कॉल भी आया था कि मैं वेट कर रही हूँ। तो ये 2 बच्चे हैं, ये बचपन से बीमार हैं। इन लोगों को सबसे बड़ी बात तो ये कि यही नहीं पता होता कि इनको थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया है। इनको बस खून की बीमारी, मतलब बहुत ही कंफ्यूज हैं और कितनी बार आईसीयू में एडमिट हुए और इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और हर बार एक ही ट्रीटमेंट मिलता है कि सिर्फ ब्लड चढ़ाना है। ब्लड चढ़ा के ये लोग घर आ जाते हैं। जब हमारे ये ट्रीटमेंट में आए थे 23 जुलाई को खून का रिश्ता प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया था। पिछले साल 1 साल हो गया, और तब से ही हम लोग थैलेसीमिया के बच्चे ट्रीट करते हैं, और वो भी निःशुल्क, बिना पैसों के। तो हमारे ग्रुप में 500 बच्चे हैं अभी, तो हम इनसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं और 24 आवर्स की सर्विस है। कभी भी ये हमें कॉल कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, DIP डाइट है, हॉट वाटर इमर्जन है, सनलाइट है। ये दोनों बच्चे शायद आ रहे हैं, ये खुद ही बताएंगे कि बहुत इजीली, मतलब इन लोगों का। और एक तो इनका सबसे जबरदस्त जो फेथ है डॉक्टर BRC सर पर, कि जो वो बोलते हैं कि वो होगा ही होगा, उस फेथ ने इनकी बीमारियां रिवर्स कराई हैं। आप बोल सकते हैं, पेरेंट्स या बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे तो आप हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे तो ठीक है दोनों, साची और जिनिया। अभी तो हमने ब्लड वर्क चढ़ा नहीं है दोनों को। एक का एच बी लेवल तो अभी 10.2 है और दूसरी का 8.6 है। ओके, अभी इनका 2 डिजिट्स में है हीमोग्लोबिन दोनों का ना। और जब ये लोग आए थे इनका 4 था, 4.5 था। ये दो बच्चे हैं, ये पहली साची और दूसरा आप स्क्रीन पे देखेंगे जीनिया, और ये उनका घर है। और ये 2 बच्चे कहाँ पे रहते हैं? ये इनका पहले इलाज चलता था न्यूक्लियस पॉलीक्लिनिक बांद्रा मुंबई से, राइट। और ये हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और हमारे फ्री सर्विस मुंबई के रहने वाले हैं। और अब 1 साल से इनका कोई ब्लड नहीं चढ़ा, जो कि पहले ब्लड चढ़ता था, और इनके सिम्टम भी सारे चले गए। और पहले 3.4 इनका हीमोग्लोबिन रह जाता था, फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता था। अब इन बच्चों का ब्लड 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर दोनों का। साची का 10.6 है और जीनिया का भी लगभग ऐसे ही। जीनिया का थोड़ा कम है,
8.3, लेकिन 4.8 से 8.3 आना ये मान लो डबल हो गया, हालांकि अभी भी थोड़ा सा और स्कोप है। सो अब हमारे साथ जुड़ गए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, ये सबसे मिराकलस बात कि जो हिम्स में हो रहा है वो हिम्स ही नहीं, हिम्स के अलावा देश के अलग अलग हॉस्पिटल में भी शुरू हो गया है। हमारे साथ डॉक्टर प्रयाग हैं यहाँ पे। डॉक्टर प्रयाग, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन देके प्रयाग अपने हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल जो सूरत में, वहाँ बैठे हैं अपने पेशेंट के साथ शायद, और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन में हैं, और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें विद द ऑडियंस। प्रयाग जी, आप शुरू कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते डॉक्टर बिश्वर रॉय सर, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डॉक्टर प्रयाग पंड्या, MBBS MD मेडिसिन, आई एम वर्किंग इन बड़ौदा, गुजरात। मैं आज सर के साथ जुड़ के आप सबको जस्ट एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। जो सबसे पहले बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे किडनी फेलियर जो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमारे, तो उस क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में कुछ फैक्ट्स जो आप सबको शायद पता हो, शायद ना हो, कि हम क्या थेरापी है, हमारी जो ट्रेडिशनल थेरापीज क्या है और हम क्या थेरापीज कर रहे हैं। आवाज थोड़ा वो कट के आ रहा है। एनीथिंग वी कैन डू? आवाज आप मेरी स्लाइड में जैसे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज, व्हाट इज क्रोनिक किडनी डिजीज, कि किडनी फेलियर है क्या। किडनी फेलियर में हमारी किडनी के जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन की CMD लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाता है, हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसके कॉजेज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की वजह से ये होता है। जिसमें हमारी ट्रेडिशनल थेरापी जो हमने आज तक सीखी, एलोपैथी में मैंने सीखी हुई है, वो थेरापीज है हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एग्जैक्टली वो क्या है, कि एग्जैक्टली एक आर्टिफिशियल किडनी के रूप में वो वर्क करता है। कि किडनी फेलियर जो हमारा हुआ है, तो एक बाहर एक किडनी है जो हमारे बॉडी का ब्लड एक फिल्टर करती है, जो 4 आवर्स की साइकिल होती है, जिसमें से ब्लड फिल्टर होकर वापस बॉडी में जाता है। ना ही वो कोई ट्रीट करता है, ना ही उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होता है, वो हमारी बॉडी को फिल्टर करती है, हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती है। किडनी के लिए उसका कोई रोल नहीं है, किडनी के लिए हीमोडायलिसिस कोई वर्क नहीं करता है। तो उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है, तो बताया गया है जैसे रीनल ट्रांसप्लांट, जिसमें किडनी जो हमारी होती है वो हमारे डोनर की किडनी से हमारी किडनी बदल दी जाती है। तो वो ट्रीटमेंट जो ट्रेडिशनली हमें सिखाई गई है, जो आप सबको पता होगा, किडनी फेलियर के पेशेंट्स को आपको वो पता होगा। तो इस चीज में अभी क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर सर ने रिसर्च किया, बिश्वर रॉय सर ने, कि इस थेरापी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कि जिसके लिए हमें रीनल ट्रांसप्लांट या हीमोडायलिसिस से कमी मिल सके, कई बार हमारी छूट भी पूरी मिल सकती है, एकदम इंप्रूवमेंट मिल सकता है। तो उसके लिए क्या है, तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको हम ऑर्गन नहीं मानते, वो है स्किन। स्किन एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है, जो हमारी एनाटॉमी की बुक में भी दिया गया है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। तो स्किन क्या काम करती है, तो स्किन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स, हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालती है। कौन से वेस्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, वो बॉडी खुद डिसाइड करके उन सब सब्सटेंस को बाहर निकालती है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वो सब काम हमारी स्किन करती है, वो हमारी बुक में ही गया है। उसके साथ साथ हमारी किडनी के ऊपर, जिनको पता होगा कि यूरिया क्रिएटिनिन जो हमारी किडनी के ऊपर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल होती है, जैसा हमारी बुक में दिया गया है, बराबर। तो यूरिया क्रिएटिनिन के साथ साथ कई सारे और सब्सटेंस होते हैं जो हमारी किडनी में बढ़ते हैं, मीन्स किडनी के फेलियर के कारण जो बढ़ते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो सब्सटेंस। तो उसमें सर ने इस चीज का यूज किया। क्या होता है, तो हॉट वाटर इमर्शन एंड स्किन कैरिलेशन, सर की थेरापी हॉट वाटर इमर्शन कैसे काम करता है। हॉट वाटर इमर्शन, उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री टेम्परेचर, बट हॉट वाटर इमर्शन में हमारी होता है 40 डिग्री टेम्परेचर, मीन्स 3 डिग्री बढ़ा दिया जाता है बॉडी का टेम्परेचर। जिससे क्या होता है, हॉट वाटर इमर्शन से जो एक्सक्रीशन, हमारे स्वेटिंग होने लगती है, जिससे हमारी स्किन के थ्रू, ऑल ओवर बॉडी के थ्रू टॉक्सिन्स एक्सक्रीशन जो है हमारी बॉडी बढ़ा देती है। क्यों? नेचुरली होता है।
रिलेशन से ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ा हमारी बॉडी का तो हमारे बॉडी जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालती है। और जो स्वेटिंग है स्वेट का है जो साइंटिफिकली भी दिया गया है कि स्वेट हमारा है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो हम बोलते हैं कि सोडियम पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो हमारी स्किन के एक्सक्रीशन में भी सोडियम पोटेशियम होता है, यूरिया क्रिएटिनिन भी होता है जो हमारे स्वेट में निकलता है, वो लोअर अमाउंट में होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सर ने क्या किया कि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने के लिए स्किन का यूज किया। हमारी बॉडी का होल और सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। तो अभी नेचर की नेचुरोपैथी का सबसे एक सिद्धांत जैसे दिया गया है, 6 प्रिंसिपल्स है नेचुरोपैथी के, जिसमें से सबसे एक मेन प्रिंसिपल है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। अपनी बॉडी को ही पता है कि हमें कैसे हील होना है। सो सबसे बड़ी बात है जो थॉट है, तो उसमें कैसे होता है बॉडी में हॉट वाटर इमर्शन में हमने बिठाया हमारी बॉडी के सेंटर किडनी पर जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा हो रहा है और बाहर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारी स्किन के आसपास ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो जब हम हॉट वाटर इमर्शन में 2 आवर्स बैठते हैं तो हमारी किडनी का जो वेस्ट मटेरियल सेंट्रल सर्कुलेशन में जो यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम जो बढ़ा हुआ है वो किडनी में से बाहर आता है। कहाँ आता है, हमारी स्किन के नीचे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहां पे आता है, बराबर। किडनी के थ्रू वो माइग्रेट होकर बाहर सिखाया जाता है। तो जब हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो हॉट वाटर इमर्शन के बाद हमारा 7 डेज के बाद ऐसा देखा गया है कि इनिशियली फॉर 7 डेज, जब 7 डेज तक हम करते हैं, 8 डेज तक हम करते हैं, कई बार 15 डेज तक करते हैं। तो उस टाइम जब हम इनिशियली करते हैं फिर पेशेंट्स जो जैसे सर बताते रिपोर्ट्स नहीं, बट मैं एलोपैथी का डॉक्टर तो मुझे मैं रिपोर्ट्स करवाता हूँ। सर का बताया गया कि रिपोर्ट्स नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है, वो सर ने समझाया कि वो टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो स्किन में से अगर हम ब्लड सैंपल खींचेंगे तो हमारे सेंट्रल सर्कुलेशन के हमारे टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल रहे हैं। तो इनिशियली हमारे क्रिएटिनिन यूरिया जो हमारा होगा उससे हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आपको समझ पा रहे मेरी बात को, अगर मैं क्लियर हूँ तो, कि हमारी किडनी के सर्कुलेशन से जो हॉट वाटर इमर्शन के थ्रू वो टॉक्सिन्स बाहर आते हैं हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन में, हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन में, उसकी वजह से इनिशियली हमारा क्रिएटिनिन होता है वो राइज होता है। तो इनिशियली अगर कोई पेशेंट होता है जो किडनी फेलियर का, जो क्या देखते हैं हम कि क्रिएटिनिन बढ़ा है, ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है, सब लोग यही पूछते हैं। बट क्रिएटिनिन एक मार्कर नहीं है हमारे डायलिसिस करवाने का या फिर कोई चीज करवाने का, उसके साथ साथ सिम्टम्स होना जरूरी है। तो वो मैं आप सबको क्लियर बताता हूँ कि आप ये थेरेपी करते हैं उससे आपके सिम्टम्स देखिए कितनी जल्दी फॉल होते हैं। जो डायलिसिस में फॉल नहीं होते हैं कभी, तो वो फॉल होते हैं, हमारे सिम्टम्स इंप्रूव होने लगते हैं। तो क्रिएटिनिन इनिशियली बढ़ा हुआ आया है तो उसका कोई रोल नहीं है कि क्रिएटिनिन की वजह से हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा। वो कोई मार्कर नहीं, क्रिएटिनिन अभी बढ़ गया हमें डायलिसिस करवाना पड़ेगा या फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो मार्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली चीज वो एक समझ लीजिए कि क्रिएटिनिन की वजह से कभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैसे समझाया कि इस चीज से हमारा क्रिएटिनिन बढ़ता है, हमारे नेचुरोपैथी से जो सिद्धांत है उसकी वजह से दिखाया गया। तो ये सबसे क्लियर चीज आपको दिखाई गई है। ये हमारी इंटरनल मेडिसिन की बुक हैरिसन में किया गया है कि सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ने से डायलिसिस नहीं करवाना होता। डॉक्टर प्रयाग, आपके कोई पेशेंट अभी हैं यहाँ पे? पेशेंट इस वक्त? डू यू हैव ए पेशेंट है? पेशेंट को कोई दिखा सकते हैं? पेशेंट, वी वांट टू सी सम पेशेंट। पेशेंट, स्विच टू द पेशेंट। पेशेंट जहां बैठे हैं उस तरफ दिखाइए। ओके, देयर इज सम। ओके, तो इन पे हम आते हैं, लाइट ऑन कर दीजिए। तो अब अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ आधे मिनट में। अपने जो बोला वो ये कि क्रिएटिनिन इनिशियली बढ़ेगा फिर घटेगा। डॉक्टर प्रयाग ने ये देखा, हमने भी ये देखा, क्योंकि क्रिएटिनिन स्किन के माध्यम से बाहर जा रहा है। तब स्किन से अगर खून निकालेंगे देखने के लिए क्रिएटिनिन कितना है, तो शुरू में बढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि स्किन के रास्ते क्रिएटिनिन बाहर जा रहा है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू सी हिज पेशेंट। इज देयर योर पेशेंट सर? कोई पेशेंट है आसपास?
तो अब सीधे हमने बहुत सारे पेशेंट देख लिए, बंद कर दो, ऑफ कर दो ना। हाँ, तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, आखिरी 2 मिनट में ये डब्बे पे आते हैं हम। लाइट्स ऑन कर दें बाकी भी, लाइट्स ऑन कर दें बाकी भी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी तो इस ऑडियंस का लाइट ऑन कर दें। अब ये डब्बे को दिखाना है मुझे, ठीक है। सो लाइट्स ऑन कर दें यहाँ से, कंट्रोल रूम, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, स्विच ऑन द लाइट ऑफ द ऑडिटोरियम। तो ये सब जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है, कैंसर बहुत बढ़ रहा है, पहले कि अचानक लोग बैठे बैठे मर जाते हैं, ये सब हो रहा है, राइट। तो बीमारी है, ठीक कैसे उस पर बात करते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं करते कि ये बीमारी अचानक इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ क्यों रही है। छोटे बच्चों के केस में मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेडिकली प्रूवन भी है, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हेल्दी पैदा होते हैं, लेकिन जब उनको वैक्सीन लगते हैं, जो चाइल्डहुड वैक्सीन लगते हैं, उसके बाद कई सारे वैक्सीन उन्हें ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और ऑटो इम्यून रिएक्शन से फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट या इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाते हैं, ऑटिज्म हो जाता है उन बच्चों को। एक सर्वे अभी किया, ये अब बारी आती, ये जो आप डब्बे देख रहे हैं, ये डब्बे जिसकी वजह से वो प्रेस क्लब ने डर के मारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी यहाँ हमें शिफ्ट करना पड़ा, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये डब्बे में जो भी कुछ है, थोड़ी देर बाद आप आके इसको देख सकते हैं। इसको शूट नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें देखा जा सकता है, शूट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसकी वीडियो बनाना मुश्किल है। डॉक्टर नमिता इज़ देयर। हम जब ये देख रहे थे पिछले 2 साल से कि अचानक पेशेंट रात भर सोया और सुबह उठा तो वो उसका किडनी फेल हो गया, एक्यूट किडनी फेलियर। इस तरह के जो हमारे पास आते थे, और बाकी बीमारियों के रात भर ठीक। अभी जो पिछले हफ्ते आचार्य जी एक बच्ची आई, वो बिल्कुल ठीक थी, फिर सुबह उठी तो उसके हाथ पैर जैम हो गए, शी बिकेम पैरालाइज्ड, मुंह भी नहीं बोल पा रही है। तो इन सब को हमने देखा तो इशारा किया कि जो कोविड वैक्सीन है और दैट इज़ कॉजिंग ऑल दिस। तो ये सर्वे कराया है, और ये जो देख रहे हैं ये 10,000 लोगों पे रैंडम सर्वे कराया डॉक्टर नमिता ने, वेस्टर्न यूपी के सारे हैं। उनसे सवाल पूछे गए कि वैक्सीन के बाद आपके साइड इफ़ेक्ट हुए क्या, इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट। तो 10% लोगों ने बोले वैक्सीन के बाद हमारी हालत ख़राब हुई है, और वो 10% जिन लोगों ने बोले, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जो छुपा के रखा था वो ये डेटा है हमारे पास, यानी कि 10% दे से ओपनली ऑन राइटिंग कि ये वैक्सीन के बाद हमारी हालत ख़राब हुई है, और ये वो हैं जिन्होंने बोला कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, राइट। तो इस बारे में जब आपने सर्वे किया, डॉक्टर नमिता, आप लोगों से मिले, एक तो ये है कि जिन्होंने लिख के दिया, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे से पार्टिसिपेट करना मना कर दिया, या कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड भी कई सारी चीज़ बताई होंगी। आधे मिनट में प्लीज़ सर्वे कराते वक्त आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। सर्वे करते वक्त मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 10% लोगों ने मेरे को यहाँ लिख के दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, बट 50% लोगों ने बोला कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, बट जब रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर आया तो हमें 10% हुआ, क्योंकि इसमें उनके फ्री विल है, हमने उन किसी को फोर्स नहीं करा कुछ भी लिखने के लिए। तो मैक्सिमम लोगों के मतलब बाल झड़े हैं, सबको वीकनेस है, स्वेलिंग है, और कुछ तो ऐसे भी मैंने केसेस देखे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती थी कि मेरे हस्बैंड की सेक्सुअल ड्राइव ख़त्म हो गई है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो मैंने उसके सर्वे किया, मैंने कहा आप भर दे फॉर्म में। अब वो डर जाते हैं। I mean, I don't know, मतलब why they don't want to come forward, या why reasoning पार लोगों की मेरे को लगता है कि शायद ख़त्म हो गई है। और थोड़े दिन पहले मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, शी इज़ इन कैनेडा, तो उसको कैंसर हो गया था ब्रेस्ट का, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो तब उसको मैंने थोड़ा गाइड करा, बट वो लोग सुनते नहीं हैं, उनके लिए नेचुरोपैथी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसने ऑपरेट करा लिया। बट अभी वो बहुत परेशान हो गई है। तो 23rd को मेरा बर्थडे था, उसने कॉल किया, तब उसने बोला कि नमिता यार तुमने क्या किया, तुम लोग क्या करते हो, हमें भी थोड़ा बहुत सिखा दो। 5 रेडियोथेरेपी, उसके बाद इतना मेडिकेशन। और उसने मेरे को बोला कि मेरे गायनेकोलॉजिस्ट बोल रही थी कि शालिनी हो ना हो ये सब वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि इस एज में इस तरह का कैंसर कभी हो ही नहीं सकता रैंडमली।
तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, बट ये हम लोगों ने सिर्फ इसलिए करा है कि उन लोगों को एक फेथ है कि जब हम अपनी लाइफ रिस्क पे लगा सकते हैं, हम उन लोगों की आवाज़ बन के आज यहाँ पर खड़े हैं। ये फेथ मेरे को दिया डॉक्टर बियासी सर ने, क्योंकि उन्होंने पहले बार मैंने किसी को सुना कि वैक्सीन के अगेंस्ट इतना ओपनली बोल रहा है, तभी मुझे लगा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, चलो हम कुछ सर्वे करते हैं। तो मैंने स्कूल कॉलेजेस बहुत जगह मैंने सर्वे किया और अभी तो बहुत पर्चे बांट रखे हैं मैंने। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ही अंदर वो लोग घुट रहे हैं, परेशान हैं, बट कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। थैंक यू। तो हमें सिर्फ क्योर की बात नहीं करनी, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये बीमारी हो कैसे रही है। तो ये एक षड्यंत्र है जो व्हाट वी कॉल एज फॉरेन मेडिकल सिस्टम का, इनका, और जो आपने देखा पेशेंट को ठीक होते हुए, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम। और इस सिस्टम में जो मैंने हॉट वाटर इमर्शन या ये सब बताया, वो किताब एंड ऑफ ट्रांसप्लांट था ना यहाँ पे, हाँ, ये जो भी आपने देखा, ये सारा कुछ हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसी से प्रेरणा लेके ये ग्रैड का मैंने आविष्कार किया। तो भारतीय पद्धति जो इंसान घर पे बैठ के ही ठीक हो सकता है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ फॉरेन का जो मेडिकल सिस्टम है वो इंसान को बीमार कर रहा है। तो खैर, अब मैं आचार्य मनीष जी को स्टेज पे बुलाता हूँ, आप आएँ और थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम के एविडेंसेस दें, और साथ में आचार्य जी ये जो किताब है इसमें वो सारे एविडेंसेस हैं, ये हमारे एडवोकेट साहब को भी हमारी तरफ से, आपकी तरफ से ये प्रदान करें। सो आचार्य मनीष जी आप आए स्टेज पे, और आयुर्वेद जो भी अभी देखा इसका रेफरेंस इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम में है, वो उसका थोड़ा सा आप एविडेंसेस दें। उन एविडेंसेस के बेसिस पे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट अश्वनी जी को कि वो क्या समझते हैं, क्या लगता है PIL हो सकता है कि नहीं, अपनी राय दें। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़ी धैर्यपूर्वक इंटरव्यू सुने, लोगों को सुना, जो लोग घर पे 1-2 घंटे से वेट कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे और निराश हो चुके थे, और हम लोगों ने या उन लोगों ने जब आयुर्वेद पे, नेचुरोपैथी पे अपना विश्वास जताया तो उसका रिजल्ट उन्होंने देखा। तो मैं बताना चाहूँगा, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम 1930 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा ड्रग कमेटी। वो ड्रग कमेटी अंग्रेजों ने बनाई कि किस तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति को ख़त्म करना है और अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को लागू करना है। उसकी एक कमेटी बनाई गई और उसके प्रेसिडेंट बनाया गया RN चोपड़ा जी को। RN चोपड़ा जी का जो इतिहास है वो पहले अंग्रेजों के टाइम में उनके आर्मी में ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में क्या लिखा कि ट्रेडिशनल डॉक्टर, जो पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सके, उन पे कैसे केस चल सके, कैसे भारतीय चिकित्सा पद्धति को खत्म किया जा सके और उनकी पद्धति को भारत में फैला सके। उसके लिए उन्होंने 1940 में ड्रग एक्ट बनाया, और उस ड्रग एक्ट के बाद भारत आजाद जब हुआ 1954 में वही ड्रग एक्ट का नाम बदल के 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हो गया, जो अभी भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। जो ड्रग ये कहता है, जो एक्ट ये कहता है कि कोई भी बीमारी आप नहीं कह सकते ठीक हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में, विदेशी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। लेकिन आयुर्वेद में डायबिटीज के, प्रमेय के 20 प्रकार बताए गए हैं। 10 कफ के, 6 पित्त और 4 वात, यानी कि टोटल 20 प्रकार की डायबिटीज, जिसमें से 16 प्रकार की डायबिटीज ठीक की जा सकती है एज पर जिस तरह भारत में एक संविधान है उस तरह आयुर्वेद का संविधान है ये चरक संहिता, जिसके हिसाब से मैं श्लोक नंबर भी बता देता हूं आपको, प्रॉपर इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूं, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है 16 प्रकार की डायबिटीज साध्य है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते बिकॉज ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आयुर्वेद के डॉक्टरों पे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स पे लागू हो जाता है।
तो जो साध्य है वो 10 की 10 जो कफ वाली डायबिटीज है वो साध्य है, असाध्य जो है वो वात वाली को असाध्य बोला गया है, और कठिनता से साध्य है वो पित्त वाली है। मतलब आयुर्वेद में 3 टेक्निक बताई गई, एक साध्य, एक कष्ट साध्य और एक असाध्य, मींस जो हो ही नहीं सकती। तो लेकिन जो साध्य है वो भी नहीं कहा जा सकता। उसके लिए पेज नंबर 2 श्लोक नंबर 2 पेज 3 पे इसमें ये रेफरेंस है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे ही इसके अलावा ज्वर है, फीवर की चिकित्सा, अभी आजकल बुखार हो जाए तो हमें सबको पता है कि कौन सी गोली खानी है, जबकि अगर दुनिया की कोई सबसे खराब गोली का रिकॉर्ड निकालोगे तो बुखार की गोली निकलेगी। और हमारे घरों में हम बच्चों को भी दे रहे हैं, बड़ों को भी दे रहे हैं, नाम आप सबको मालूम है, मैं माइक से नाम नहीं लूंगा। और पीछे जो 2 साल कोरोना चला, सबको पता है कि कौन सी गोली के बारे में खबर उड़ी थी कि 1000 करोड़ का फ्रॉड किया उसने भारत में, और वो गोली आज भी बिक रही है। मालूम होगा आपको, कोर्ट ने भी उस पर बड़ा तगड़ा संज्ञान लिया, डोलो 650 नाम लिया था कोर्ट ने कि 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ भारत में, डोलो 650 ने किया इस टाइम पे। और दुनिया की सबसे खराब गोली है, किडनी भी खराब करती है, लीवर भी खराब करती है, कैंसर भी करती है, हमें ब्लड की खराबी भी देती है, लेकिन कोई रोकता नहीं, कोई हमें सिखा ही नहीं रहा कि बुखार हमारा मित्र है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये हमारे मित्र हैं, हमारे भले के लिए आते हैं। इस तरह कुष्ठ और सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा का विदेशी चिकित्सा पत्ती में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसके बारे में पूरा वर्णन है। रक्तपित्त, जितने ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं सारे वर्णन है। तो ये सारा कुछ, बहुत कुछ है बताने के लिए, और ये मेरे पास कुछ सबूत भी हैं। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के बता देता हूं जिसपे क्या लिखा हुआ है, जो इसमें क्लियर इसमें ये चीज क्लियर की हुई है, जो कि या तो किताब गलत है या फिर हमारे संविधान में वो जो एक्ट बनाया वो गलत है। ये किताब कहती है हेतवे पूर्ण रूपाणी रूपायणी यल्पी यस्य च त च तुल्य गुणों दृश्यो न दोष प्रकृति भवेत। ये 11 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 158 है। इसमें साफ लिखा है कि रोग जो है वो 2 तरह का है, साध्य और असाध्य है। साध्य में भी क्या है, सुसाध्य है और एक कृष्ट साध्य है, मतलब एक आसानी से साध्य है और एक थोड़ा सा मुश्किल से साध्य है, और एक है असाध्य जो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन साध्य रोगों को भी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में हमें रोका जा रहा है। आयुर्वेद का एक और बड़ा प्यारा सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। यह श्लोक क्या कहता है, दुनिया में कोई भी बीमारी है, कुपित मल को, गंदे मल को शरीर के अंदर से निकाल दो, सफाई कर दो, बीमारी ठीक हो जाती है। और हमारे देश में आज की डेट में लोग, मॉडर्न लोग उपवास रखने को मना कर रहे हैं। उपवास हमारे देश में हमारी सफाई के लिए था, हर महीने एकादशी अमावस आती है, लेकिन हम लोग नहीं रख रहे। तो मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, भारत के स्कूलों में हमें आयुर्वेद को पढ़ाना, योग को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर हम सच में इस देश को आजाद देखना चाहते हैं। और इस देश में बचपन से स्कूलों में सिखाया जाए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, और जितने भी ये फास्ट फूड या मार्केट में जंक फूड या पैकेट फूड बिक रहे हैं उन पे बड़ा बड़ा लाल लाल रंग में, जिस तरह सिगरेट पे छपा होता है, बीड़ी पे छपा होता है, तंबाकू पे छपा होता है, बड़ा सा कैंसर का फोड़ा बना होता है, वो सब वैसी फोटोएं लगाओ मैगी के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ नमक के पैकेट के ऊपर, वैसी फोटो लगाओ चीनी के पैकेट के ऊपर, क्योंकि चीनी भी जहर है, सफेद नमक भी जहर है। हमारा सेंधा नमक पीछे कर दिया और आयोडीन के नाम पे सफेद नमक हमें चिपका दिया, गुड़ को शक्कर को पीछे कर दिया और हमें सफेद चीनी चिपका दी। ये सब अंग्रेजों ने किया जानबूझ के, ताकि भारत बीमार रहे, भारत कहीं दुनिया पे राज ना कर ले, भारत के लोग बीमार रहे, भारत का पैसा हम लूटते रहे। और आज भी भारत में 600 करोड़ गोलियां बिक रही हैं महीने की शुगर की, 300 करोड़ गोलियां बिक रही हैं लगभग ब्लड प्रेशर की, और ये सारी गोलियां विदेशी कंपनियों की हैं, पेटेंट राइट उनके पास है, तो पैसा भी बाहर जा रहा है। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि मिलकर हम सब प्रण करें कि आयुर्वेद को अपनाएं, स्कूलों में शुरू करें, भारत सरकार से अपील करें। और एक लास्ट में मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश को आजाद हुए लगभग 76 ईयर्स हो गए, हम अमृतकाल मना रहे हैं। आयुष्मान योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना, 50 करोड़ परिवारों का उसमें इलाज होता है, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है।
नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन उसमें आयुष है नहीं, पता नहीं मान भी किस बात का है। आयुर्वेद उसमें है ही नहीं, आयुष पूरा ही का पूरा गायब है उसमें से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी भारत सरकार से, हमारी मिनिस्ट्री से, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से कि इस आवाज को उठाओ कि हमें आयुष्मान में आयुर्वेद को शामिल करना है। और एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा कि जो हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, प्लीज उसके बारे में जागरूकता फैलाओ, क्योंकि हम लोग अब ये वीडियोस बना रहे हैं ना, तो हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो सिर्फ इलाज की वजह से गरीब हो गए। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा तो कम से कम आप इलाज की वजह से तो गरीब नहीं होगे, क्योंकि अब जो हेल्थ इंश्योरेंस नए चल रहे हैं, जितने भी नए आ रहे हैं, वो आयुर्वेद में भी चल रहे हैं और एलोपैथी में भी चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो एडवोकेट हैं अश्विनी जी, जिनको PIL मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, वो लास्ट वीक हमारे हिम्स मेरठ हॉस्पिटल में भी विजिट करके गए, पूरा समझ के गए कि किस तरह की बीमारियां, किस तरह के इलाज और किस तरह के कानूनों के अंदर जो दिक्कतें हैं उसमें वो क्या हमारी मदद कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ हम अश्विनी जी को आमंत्रित करें। थैंक यू सर, वेलकम सर। ये माइक आप लोगों का कनेक्टेड है क्या? तो फिर यहां रख दीजिए। कैसे कैच करेंगे? इससे कैच करेंगे। हम लोग आज यहाँ पे भारतीय चिकित्सा पद्धति पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और एक बार मैं डॉक्टर BRC और आचार्य मनीष जी को कहूँगा अगर थोड़ी देर के लिए हमारे साथ में आके खड़े हो सकें तो। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, अगर आप भी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। आप भी आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। भारत का संविधान ये कहता है कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम संप्रभु हो गए हैं, तो विदेशी शिक्षा बंद करो, भारतीय शिक्षा लागू करो। विदेशी चिकित्सा बंद करो, भारतीय चिकित्सा को आगे बढ़ाओ। दुर्भाग्यवश एक काम करो भैया, थोड़ा हाँ, भारत का संविधान ये कहता है कि अब एक संप्रभु भारत बनाएंगे। सोवरेन शब्द आया है। सोवरेन का मतलब अब भारत में विदेशी नाम नहीं होगा, विदेशी रीति रिवाज नहीं होगा, विदेशी परंपरा नहीं होगी, विदेशी शिक्षा नहीं होगी, विदेशी चिकित्सा नहीं होगी, विदेशी पुलिस व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, विदेशी कर व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि सब कुछ भारत का होगा। लेकिन आप इंडिया गेट के आसपास का चक्कर लगाइए, आपको बाबर रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, गोरी रोड मिलेगा, गजनी रोड मिलेगा, लोधी रोड मिलेगा, शेरशाह रोड मिलेगा, सारे रोड मिल जाएंगे। लेकिन जिसके कारण भारत में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भारत में लोग सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरश्रुत नीति। लोगों को किसी तरीके का कष्ट था ही नहीं, सब लोग स्वस्थ थे, सब सुंदर थे, सब साक्षर थे, सब समृद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि अपनी भारत की चिकित्सा व्यवस्था थी, भारत की शिक्षा व्यवस्था थी। आज गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था के कारण हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। विदेशी चिकित्सा का नुकसान यह है कि आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, आपको 2 बीमारी बोनस में मिलती है। भारतीय चिकित्सा का लाभ यह है, आप एक बीमारी का इलाज कराते हैं, 2 बीमारी आपकी बोनस में ठीक हो जाती है। आप विदेशी डायबिटीज को विदेशी चिकित्सा से ठीक करते हैं तो आपको साथ में किडनी फेल भी होती है, तो आप डायबिटीज ठीक होगी नहीं, परमानेंट तो ठीक नहीं होगी। हाँ, किडनी की दवाई अलग से शुरू हो जाएगी। आप भारतीय चिकित्सा में कराएंगे, डायबिटीज का इलाज कराएंगे, हो सकता है कि आपकी आंख की रोशनी भी बढ़ जाए, हो सकता है आपका मोटापा भी कम हो जाए, हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, और हो सकता है 2-4 अनिद्रा की बीमारी हो, ठीक से नींद नहीं आ रही, वो भी ठीक हो जाएगी। ये फायदा है। इंडिया गेट के चारों तरफ मैं तो निवेदन करूंगा सरकार से
ये गजनी गोरी रोड हटाइए, उसकी जगह आप चरक मार्ग, सुश्रुत मार्ग, वाघभट्ट मार्ग, आचार्य सारंगधर मार्ग, आचार्य माधवकर मार्ग धर करिए। ये हमारे महापुरुष हैं। और कितनी दुख की बात है कि भारत की चिकित्सा में जो विदेशी दवाइयों पे कोर्स करते हैं उनको डॉक्टर माना जाता है, जो भारत की चिकित्सा का कोर्स करते हैं यानी आयुर्वेद का कोर्स करते हैं उनको सेकंड क्लास डॉक्टर माना जाता है। फर्स्ट क्लास डॉक्टर MBBS और BAMS सेकंड क्लास डॉक्टर। जो विदेशी दवा लिखे वो अच्छा डॉक्टर, वो मेडिकल ऑफिसर। और जो आयुर्वेद की बात करें वो मतलब हद हो गई है। गुलामी का नाम, गुलामी की निशानी, गुलामी, ये गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हो रही है। इसलिए, और अभी मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख रहा था 1954 का, कितने प्लान्ड वे में भारत की चिकित्सा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश हुई है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वही काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था, और वही काम हमारे 1947 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी यही किया। कायदे से 1940 वाला ड्रग एक्ट खत्म करना चाहिए था, भारत की चिकित्सा को बढ़ाना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज में आचार्य चरक संहिता को पढ़ाना चाहिए था, वाघभट्ट संहिता को पढ़ाना चाहिए था, सुश्रुत संहिता को पढ़ाना चाहिए था। उसको बजाय 1954 में कानून बना दिया। और क्या कह रहे हैं कि आपके संहिता में भले लिखा हुआ कि आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं, मोतियाबिंद का इलाज कर सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कर सकते हैं, बुखार का इलाज कर सकते हैं, मिर्गी का इलाज कर सकते हैं, आप हार्ट की बीमारी ठीक कर सकते हैं, मोटापा ठीक कर सकते हैं, लकवा ठीक कर सकते हैं, निमोनिया ठीक कर सकते हैं, टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, बाजपन नपुंसकता भी ठीक कर सकते हैं। ये हमारे चरक संहिता, वाघभट्ट संहिता, माधवकर संहिता, इनमें लिखा हुआ है। इसके बावजूद आप क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं तो देखता हूं कि जो आजकल कन्वर्जन माफिया हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं, वो हर बीमारी की गारंटी का इलाज लेते हैं। पंजाब में आप देखिए, आपको रोज रोज सुबह आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कह रहा है आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, कैंसर ठीक हो जाएगा, आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारा नपुंसकता ठीक हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाओ बाजपन ठीक हो जाएगा। मतलब कन्वर्जन कराने वाले क्लेम कर सकते हैं, लेकिन BRC अगर क्लेम करेंगे, आचार्य मनीष क्लेम करेंगे तो इनको नोटिस आ जाती है। हद हो गई है, हद हो गई एकदम। जानते हैं क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा आज भी एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया, स्कूल माफिया चला रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो मेडिकल सिस्टम है आज भी फार्मा माफिया चला रहे हैं, फार्मा माफिया चला रहे हैं, या ड्रग माफिया चला रहे हैं, या हॉस्पिटल माफिया चला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। आजादी के 75 साल के बाद भी ये चल रहा है। आयुष्मान इतनी बढ़िया योजना, वो केवल और केवल विदेशी दवाइयों के लिए। स्वदेशी का आप इलाज कराओगे तो आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा, विदेशी इलाज कराओगे तो आपको आयुष्मान कार्ड काम करेगा। नाम आयुष्मान है, आयुष कहीं नहीं है। इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, पहली बात तो दिल्ली में जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं उनका नाम बदलें। सफदरजंग कोई डॉक्टर नहीं थे जिनके नाम पे सफदरजंग हॉस्पिटल चल रहा है। कायदे से दिल्ली के जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं उनका नाम आचार्य चरक के नाम पे, आचार्य सुश्रुत के नाम पे, आचार्य वाघभट्ट के नाम पे, आचार्य सारंगधर के नाम पे, आचार्य माधवकर के नाम पे रखें। ये जो गुलामी की सड़कें चल रही हैं गुलामी के नाम पे, उनका नामकरण हटाएं। हमारे जो प्रमुख आचार्य थे, जो प्रमुख हमारे सुश्रुत और इस तरीके के हमारे जो चरक सुश्रुत वाघभट्ट थे, उनके नाम पे सड़कों का नामकरण करें। मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा, एक व्यक्ति की जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, जिन्होंने अलख जगाई, और मुझे पूरा भरोसा है फार्मा माफियाओं ने उनको मारा भी है। 30 नवंबर को जिसकी मृत्यु हो गई थी, हालांकि हम सबके दिल में आज भी रहते हैं, राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी के नाम पे दिल्ली में कम से कम एक सड़क का निर्माण होना चाहिए। और राजीव दीक्षित जी का 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में मनाए, सरकार मनाए, या किसी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाए, लेकिन राजीव दीक्षित जी को हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा, 1994 का कानून तत्काल उसको बदलें, और जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, वाघभट्ट संहिता में है, माधवकर संहिता में है, सारंगधर संहिता में है, उसके लिए सीना ठोक के डॉक्टर BRC को भी कहने की आजादी मिलनी चाहिए, और आचार्य मनीष को भी आजादी मिलनी चाहिए। भाई, जिसका हमारे पास इलाज है, अगर हम उसको कह नहीं पा रहे हैं तो हम स्वतंत्र किस बात के हैं? फिर तुम गुलाम है। हमारे महापुरुषों ने इलाज किया, हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है, और उसको क्लेम और बीमार भी बता रहा है कि मैं ठीक हो गया,
जिन बीमारियों का इलाज करने में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लगते, उनका इलाज 1 लाख रुपए 50,000 रुपए में हो रहा है। कई लोग तो वीडियो देख देख के, डॉक्टर बीआरसी का वीडियो देख के ही अपना इलाज कर ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? अब अगर वो इनका इलाज हो रहा है, वो बता भी रहे हैं, उसके बाद भी एक डॉक्टर बीआरसी इसको कहें, आचार्य मनीष कहें, तो इनको लीगल नोटिस भेजी जा रही है। मुझे लगता है ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। हम अमृत काल मना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अमृत व्यवस्था भारत की चिकित्सा पद्धति में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए 1954 का जो कानून है, सरकार उसको वापस ले तो अच्छा है, नहीं लेगी सरकार तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो है, थोड़ा संविधान कानून हमने भी पढ़ा हुआ है। मैं आपके सामने गारंटी लेता हूं, अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी, इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, हर हालत में चैलेंज करूंगा। इस कानून के कारण भारत की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से दबी पड़ी हुई है। और मेरी एक पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की मांग किया है। भैया, आपको 12वीं के बाद एमबीबीएस नहीं कराना है, 10वीं के बाद कराओ, 4 साल की बजाय 5 साल का कराओ। लेकिन मेडिकल के कोर्स में शुरू के 2 साल सभी छात्रों के लिए चरक संहिता, वाग्भट संहिता, पतंजलि का योग सूत्र, इसी तरीके से अपना सुश्रुत संहिता, सारंगधर संहिता, माधवकर संहिता पढ़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो आदमी डॉक्टर बन रहा है, शुरुआत के वो 2 साल पहले भारतीय चिकित्सा को पढ़े, भारतीय खान पान व्यवस्था को पढ़े, अष्टांग योग को समझे, शरीर कैसे काम करता है उसको समझे, उसके बाद डॉक्टर बने। अल्टीमेटली संविधान कहता क्या है? संविधान ये कहता है कि सब लोग स्वस्थ रहें, ये ड्यूटी सरकार की है। अगर विदेशी चिकित्सा से लोग स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, विदेशी चिकित्सा से एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा जो कहते नहीं क्योर नहीं करती बल्कि प्रिवेंशन भी करती है, और हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत की चिकित्सा प्रिवेंशन भी करती है, क्योर भी करती है। विदेशी चिकित्सा प्रिवेंशन तो करती नहीं है, क्योर करती है। एक बीमारी का 3 बीमारी साथ में वो आपको बोनस में दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि इस पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था 2015 में, भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बने। उसके बाद सरकार ने योगा पे काफी काम किया। अब तो योगा, नेशनल योगा छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल योगा पॉलिसी हो गई है। पूरी दुनिया में योग जो है मनाया जाने लग गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको मुझे लगता है घर घर पहुंचाने की ड्यूटी डॉक्टर बीआरसी या आचार्य मनीष की नहीं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। और सरकार और व्यक्ति और संस्था में स्पीड में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर बीआरसी जितना प्रयास कर रहे हैं, आचार्य मनीष जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर इसका 50% प्रयास सरकार के जरिए होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए होगा, तो ये घर घर पहुंच जाएगा। भाई, उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। उनके एक आदेश से भारतीय मेडिकल सिस्टम, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान देगी, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे ध्यान देगा। और जिसको आप विदेशी को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन सिस्टम है। मैं उसको मॉडर्न नहीं मानता। भारतीय चिकित्सा हमारी प्राइमरी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो अल्टरनेट चिकित्सा। अल्टरनेट कैसे हो गई? प्राइमरी चिकित्सा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, प्राइमरी चिकित्सा नेचुरोपैथी है, प्राइमरी चिकित्सा आयुर्वेद है। जिसका नेचुरोपैथी से इलाज नहीं हो सकता, आयुर्वेद से नहीं हो सकता, उसको हम विदेशी चिकित्सा देना चाहिए। हमने उल्टा अपनी थिंकिंग को उल्टा रखा कि नहीं, पहले अंग्रेजी दवा खा लो, ठीक ना हो पाओ, बीमारी बढ़ जाए, फिर चलो नेचुरोपैथी। ना, ऐसे नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां पे केवल एमबीबीएस अपॉइंट किए जाते हैं, वहां बीएमएस अपॉइंट ही नहीं किए जाते, वहां आयुर्वेद को डॉक्टरों को वहां पे तरहीज नहीं दी जाती। जब मैं देखता हूं मेडिकल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का लिस्ट आती है, उसमें लिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस। क्यों एमबीबीएस? गांव में, देहात में हर जगह एमबीबीएस, हर जगह एमबीबीएस, फिर बीएमएस क्या करेगा? इसलिए अब समय आ गया है कि एमबीबीएस को टॉप पे रख के बीएमएस को नीचे नहीं, बीएमएस को टॉप पे रख के एमबीबीएस को अल्टरनेट के रूप में देखना चाहिए। विदेशी चिकित्सा व्यवस्था को अल्टरनेट देखना चाहिए। प्राइमरी चिकित्सा को, भारत की चिकित्सा को प्राइमरी पे रखना चाहिए। यह संविधान अरब या यूके या अमेरिका का नहीं है, यह संविधान भारत का है। इसलिए भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय व्यवस्था, इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप लोग जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। आचार्य मनीष,
डॉक्टर बीआरसी, पूरी टीम, डॉक्टर सामने बैठे, आप लोग वो काम कर रहे हैं जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को करना चाहिए, उन्हीं की ड्यूटी है। भारत की सरकार किसके लिए बनी है? विदेशी चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए नहीं, भारत की चिकित्सा को प्रमोट करने के लिए। भारत की सरकार किस लिए बनी है? हमारे आपके पैसे से चलने वाली सरकार किसके लिए है? भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए, ना कि विदेशी शिक्षा व्यवस्था। भारत की चिकित्सा, भारतीय कर संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुलिस संहिता, हर व्यवस्था हमारी अपनी होनी चाहिए। शुरुआत हो रही है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बधाई देता हूं। आशा करता हूं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आयुर्वेद आ जाएगा, नहीं आएगा उसके लिए मैं PIL फाइल करूंगा। आशा करता हूं 1954 का कानून जो आप लोगों का मुंह बंद करके रखता है, आपके लिए कहते नहीं क्योर इज क्राइम, जिसने बना रखा है कि आप इलाज करते हैं तो भी आपको लीगल नोटिस आ जाती है। आशा करता हूं वो कानून बदलेगा, नहीं बदलेगा तो 2023 में 2 PIL मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक 1954 का कानून चैलेंज करने के लिए, दूसरा आयुर्वेद को आयुष्मान में लाने के लिए, और तीसरा एक और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे BAMS की अपॉइंटमेंट के लिए। ये 3 काम मैं करूंगा। धन्यवाद, आभार। कौन बोल रहे हैं? धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच दिल्ली के इसी एरिया के DM साहब, जो हमारे मित्र भी हैं, संतोष जी, वो हैं। सर प्लीज़ आप स्टेज पे आए, आपका इंतज़ार तो हम कर रहे थे पहले। और किताब संतोष जी, ये किताब हमारी तरफ से है, व्हेन क्योर इज क्राइम। एक ग्रुप फोटोग्राफ फिर ले लेते हैं सर, यहाँ पे आ जाएं। एक फोटोग्राफ, इससे हमारा, इसके बाद आपके सबके लंच बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको बाइट्स वगैरह ले रहे हैं तो हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। एक ग्रुप फोटो के साथ हमारे जो प्रेजेंटेशन तो पूरा हो गया, बाइट्स के लिए वो सारा कुछ हम यहाँ पे हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। किताब है, किताब बुक्स, उधर हमारे पास रखी, हमारी है ऊपर, वहाँ से किताब पे उठा लो। आगे सर, हम दोनों मिल के लाइट थोड़ा कर दे। फोटोग्राफ इधर से भी लेना है। हाँ हाँ, ओहो, यहाँ से लेना है, यहाँ से। भारत माता की जय। अब आप लोग लंच के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया था, मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला जी घुटना डैमेज हो गया पिताजी का,